जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बहुत ही स्पेशल सेशन और जोरदार और जबरदस्त सेशन आपके लिए लेकर के आया हूं। आज का जो सेशन है, जो ये क्लास है, जो ये वीडियो है, ये समझ लीजिए कि रामबाण जितने भी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए जबरदस्त कंटेंट दोस्तों लेकर आया हूं। 33 शिफ्ट में अभी तक जितने भी प्रश्न 2 मई से लेकर 18 मई तक मेमोरी बेस्ड प्राप्त सभी प्रश्नों का लगभग 1000 प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट और प्रश्न कुछ स्पेशल तरीके से डेट वाइज 2 मई, 3 मई, 4 मई, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 जिस दिन एग्जाम नहीं हुआ उसको नहीं डाला है, और जिस दिन एग्जाम हुआ है उस दिन अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट रखने की जरूरत नहीं रखता है या फिर नॉर्मल टॉपिक प्रश्न, उनको भी डालकर आपका समय बर्बाद नहीं किया हूं। केवल स्पेशल प्रश्नों को दोस्तों यहां पर ऐड किया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 17 मई 18 मई तक अभी तक प्राप्त सभी प्रश्नों का स्पेशल तरीके से हेलो शिक्षा आपके लिए सिर्फ जो फ्री में जो कंटेंट लोग पेड बेच रहे हैं दोस्तों, जो जिस कंटेंट का लोग पैसा ले रहे हैं पीडीएफ का, जिस वीडियो का, वह पीडीएफ वह वीडियो आपको फ्री ऑफ कास्ट हेलो शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। जैसा कि एसएससी जीडी में भी हमने मास्टर वीडियो 56 शिफ्ट 40 शिफ्ट ऐसे कर करके बनाए थे। एसएससी उसमें सीआरपीएफ में भी हमने जो है 21 शिफ्ट का मास्टर वीडियो बनाया था, तो यह मास्टर वीडियो भी आपके लिए उतना ही कारगर होने वाला है। 25 अगर जीके जीएस के प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों, तो उसमें से मान के चलिए कि 20 तक प्रश्न यहीं से आएंगे। अगर आप 20 तक प्रश्न गेन करना चाहते हैं, अपनी परीक्षा में एक नया बूस्ट देना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको एक स्पेशल कंटेंट देने वाले हैं और मेरा दावा है कि जो अभ्यर्थी इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लिया, फिर समय नहीं मिलता आपको, तो एक दो बार इसे ऑडियो मोड पे ही मोबाइल में चलाकर इसे सुन लीजिए। 2-3 बार दोस्तों एग्जाम से पहले रिवाइज करिएगा और यहीं से प्रश्न दोहरा तेरा के बन रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न आपके सामने है 2 मई वाला, 2 मई 2023 को अब तक प्राप्त सभी प्रश्नों की महामैराथन। तो आइए देखते हैं भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो भारत सरकार ने 18 संरक्षित जैवमंडल स्थापित किया है। मैप पर है, स्पेशल तरीके से बताया भी हूं। 18 का पूरा डेटा यहाँ पर आपको दिया गया है, आप इन्हें चाहे तो देख सकते हैं। और नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का पहला और सबसे पुराना वाला है, यह भी जरा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप अगर फारेनहाइट में बात करें तो 98 और सेंटीग्रेड में बात करें तो 37। इमेज लगाया है, कोर का 37, हेड वगैरह का 32 है, कहीं का 33 है, कहीं का 34 है, लेग का 31 है। तो जहां अलग अलग बॉडी पार्ट का स्पेशल तरीके से ध्यान दीजिए। मैं बहुत फास्ट चलने की कोशिश करूंगा, कारण कि आपको अधिक से अधिक डेटा देना दोस्तों। यह लगभग जो है 300 से 400 पेज की पीडीएफ है, एक लंबी क्लास, तो उसमें मैं स्पीड ज्यादा रखूंगा तभी कवर हो पाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या। राज्यों में अगर बात करें तो केरल में 1084, हरियाणा में 877। केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो पुदुचेरी में सबसे ज्यादा, यानी पुदुचेरी में 1038 और दमन द्वीप में 618। पूरे भारत के लिंगानुपात की वही बात करें दोस्तों तो 943 महिलाएं 1000 पुरुषों के सापेक्ष ऑल ओवर इंडिया। और डेटा क्या है, 2011 की जनगणना कहती है ऐसे। साक्षरता दर का भी देख लेते हैं। अगर लिटरेसी रेट का प्रश्न पूछता है तो 94% के साथ राज्यों में केरल सबसे आगे तथा बिहार 61% के साथ सबसे पीछे वाली स्थिति में। और केंद्र शासित प्रदेश की बात पूछता है तो 92% के साथ लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर जो है 68.7% के साथ पीछे लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। द रेस ऑफ माई लाइफ एक भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। मिल्खा सिंह के बारे में आप लोग जानते हैं, यह प्रश्न पूछा हुआ था। कुछ पुस्तकें और खिलाड़ी जैसे प्लेइंग इट विथ माई वे सचिन तेंदुलकर, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, सन्नी डे सुनील गावस्कर है ना, एश अगेंस्ट ओड्स सानिया मिर्जा, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल है ना, द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी मोहम्मद अली की पुस्तक है, स्ट्रैट फ्रॉम द हार्ट इन ऑटोबायोग्राफी कपिल देव, अनब्रेकेबल मैरी कॉम, द रेस ऑफ माई लाइफ जो पूछा हुआ था मिल्खा सिंह है ना, द गोल्डन गर्ल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। व्हाट इज द आर्टिकल 17 रिलेटेड। तो अनुच्छेद 17 की बात करें दोस्तों तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, 18 में उपाधियों का अंत, और वही 16 जो है सबके लिए समान अवसर, एक समान अवसर, कोई भेदभाव नहीं। 15 में समानता की बात की गई है। समानता किस पे, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 14 में कानून के समक्ष समानता
है ना। 17 कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया जाए और इसका अनुकरण करने वाले को दंड दिया जाए, दंडनीय अपराध है। बहुत ही स्पीड से चलूंगा दोस्तों, समझ लीजिए कि कोई भी अनवांटेड आपको कंटेंट यहाँ नहीं मिलेगा, वही कंटेंट मिलेगा जो डायरेक्ट आपकी परीक्षा में आने वाले हैं या जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। इस 2 तथ्यों के अलावा तीसरे तथ्य की बात यहाँ पर नहीं होगी। स्पीड में चलूंगा, आप थोड़ा सा अपनी जो है स्ट्रेंथ को, थोड़ी सी अपने जो है धैर्य को बना करके रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस यह वीडियो आपके लिए करने वाली है। सीधा एग्जाम में, एग्जाम सेंटर में आपको इस वीडियो की याद आएगी। होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन अगस्त 2022 में पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया था? तो पंजाब के मोहाली में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए उद्घाटन का आपका सीन भी दिया हुआ है। 1982 में एशियाई खेलों का मेजबान देश कौन सा था? 1982 में एशियन गेम्स का मेजबान देश कौन सा था? तो एशियन गेम्स 1982 में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थे और इसका मेजबान देश दोस्तों भारत था। ये 19 नवंबर से 4 दिसंबर तक 1982 में हुआ था, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। यह लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करगम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? करगम, बात समझिए करगम के बारे में। करगम इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो करगम जो है भारत के तमिलनाडु का लोक नृत्य, करगम का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। तमिलनाडु का ही भरतनाट्यम बार बार सुनते हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु का आधुनिक काल में उच्चतर स्तर पर लाए हैं, कृष्ण अय्यर लेकर के आए हैं। और तमिलनाडु के लोकप्रिय कुछ नृत्यों की बात यहाँ पर, इसमें करगम देखिए पूछा हुआ था, कुम्मी, कोल्लम, कावड़ी, अट्टम, नोदी, नाट्यम, पावईत, कुथू, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगर प्रमुख कलाकार बात करें जो आपके तमिलनाडु के भरतनाट्यम वाले की, तो रुक्मिणी देवरुंडेल बार बार पूछता है, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, इनको कई बार पूछा हुआ है। भरतनाट्यम तमिलनाडु मैप पर स्पेशल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब व कहां हुआ था? व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड? तो 72 प्रतिनिधियों के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में यह अधिवेशन होता है। एक लाइन इसी तरह से याद करिएगा, 72 1885 मुंबई में तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ पर हुआ था। एओ इसके अध्यक्ष उसमें बने थे और बेमेश चंद्र बनर्जी एओ को संस्थापक और बेमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष। अच्छे से जानिएगा, वायसराय उसमें लॉर्ड डफरिन था, तब की फोटो भी है। नेक्स्ट, मराठा प्रशासन के प्रमुख कर का नाम क्या था? तो चौथ था, जो इनका बहुत एक प्रकार का कर था, जिसे चौथ कहते थे लोग, इसे एक प्रकार का कर वसूला करते थे, जो चौथ यानी 1/4 जो है भाग में इसको वसूलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पीड में चलेंगे। देखिए मराठा एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था और छत्रपति शिवाजी मराठा फोटो, और उसके बाद यह एम्पायर देखिए कहाँ कहाँ से कटक से अटक तक की जो बात मराठा करते थे, यह टोटल आपको मराठा एम्पायर का इमेज है, ताकि आपको एक अंदाजा लगे कि मराठा साम्राज्य कितना बड़ा था। हाँ, मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? तो मैग्नस कार्लसन की बात करें तो मैग्नस कार्लसन शतरंज के ग्रैंड मास्टर है। ये देखिए मैग्नस कार्लसन है, और बाकी ये इनके साथ कोई है, इसको आप पहचानिएगा कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपिन त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज द मोपिन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? मोपिन त्योहार की बात करें दोस्तों तो मोपिन देखिए इस तरह से झाड़ी वड़ी ऐसे सर पे लगा करके स्पेशल तरीके से त्योहार मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के गालो जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप चाहें तो इन सब जो स्पेशल एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं, अगर किसी प्रश्न में आपको विशेष रुचि है तो इसको भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं अगर इसको पढ़ने लगूंगा तो वीडियो कम से कम 10 घंटे का हो जाएगा। मेरा टारगेट है कम से कम समय में वीडियो को कवर करना, पूरे कंटेंट को, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 मई से लेकर 18 मई तक के प्रश्नों को एक साथ लेकर आ पाना बहुत टफ जॉब होता है, और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है दोस्तों। तो प्लीज अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो रोक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि वीडियो देखने के बाद आदमी भूल जाता है और ध्यान नहीं देता है, लेकिन हमारा मेहनत जो हमारी जो मेहनत है वह कहीं न कहीं आपसे यह चीख करके कहती है कि आप हमें उसका परिणाम सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाकर लाइक करके और जरूरतमंद साथियों तक इसे शेयर करिए। गवर्नमेंट जॉब में मैं आया हूं, जो मेरा सपना पूरा हुआ है, तो वैसे सभी लोगों का सपना, जो भी गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं, उनका भी पूरा हो, और उसके लिए सतत प्रयास हेलो शिक्षा कर रहा है। डोल यात्रा त्योहार की बात करें तो डोल यात्रा भी पश्चिम बंगाल का एक जो है त्योहार है। उसी तरह से अली लिहांग की बात करें तो यह भी खासकर जो है धान की खेती से जुड़ा हुआ एक त्योहार है, असम का जो है। उसी तरह से मीडे मीफी एक त्योहार मनाया जाता है अहोम लोगों द्वारा, ये भी असम अहोम धर्म से संबंधित है, इसको भी जरा ध्यान रखेंगे। खजुराहो मंदिर किस वंश ने बनवाया था? तो खजुराहो मंदिर के बारे में आप जानते हैं, बार बार इसका प्रश्न पूछा जाता है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण जो चंदेल शासकों द्वारा
कराया जाता है। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर, मध्य प्रदेश के छतरपुर वाला, इसको भी जरा सा ध्यान रखेंगे। गौरी हाथी माना और गैर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बाई विच ट्राइब द गौरी हाथी माना एंड गैर डांस परफॉर्म? तो गौरी हाथी माना और गैर नृत्य राजस्थान के भील जनजातियों द्वारा किया जाता है, इसको भी जरा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस बिना न्यायालय की अनुमति के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। मे द पुलिस अरेस्ट द पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट? तो बिना वारंट के गिरफ्तारी उसी में दोस्तों होगी जिस मुकदमे में 7 वर्ष से अधिक का कारावास हो, उसमें पुलिस सीधे गिरफ्तार करके जज के सामने पेश कर सकती है। लेकिन 7 वर्ष या उससे कम कारावास है तो पुलिस को जो है फिर न्यायालय से परमिशन लेना पड़ता है। चट्टानों के प्रकार देख लीजिए, यहाँ से कुछ प्रश्न बार बार बना था। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कैंथरी चट्टान। जैसे आग्नेय चट्टान में आपका ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस, गैब्रो, साइनाइट, ग्रेनाइट, पिग्माइट और जो है डायरोराइट। और अवसादी की बात करें तो कांगमरेट, नमक, सेलखड़ी, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, लिग्नाइट। काना सेब चूस लिया है ना। बेबी की गैस पर ग्रीन पेड़ा, ये भी ट्रिक है, इसका याद रखिएगा। और उसी तरह से कैंथरी चट्टान में जो है नीस हो गया, एंथ्रेसाइट हो गया, क्वार्टराइट हो गया, फाइलाइट हो गया, संगमरमर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इनको भी जरा सा ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये जो है एक बार बार प्रश्न पूछा हुआ है, मगध। मगध का उत्कर्ष वाला जो आप देखेंगे कुछ समय जो 16 महाजनपद जो थे, तो 16 महाजनपदों की राजधानी मैंने यहाँ पर दिया है। आप चाहें दोस्तों तो एक बार इसे देख सकते हैं, यह कई बार आने वाला है, इस पर हम बहुत समय नहीं देंगे। ये लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ से प्रश्न आए तो आप उसको हैंडल कर सके। यहाँ पर इस मैं आपको समझा देता हूँ ये लिस्ट मैंने कैसे तैयार करवाया है, बहुत स्पेशल तरीके से। इसमें कुछ नहीं किया गया है, इधर आपको जो है टेबल बना के दिए हैं, इधर मैप आपको जो है लगा दिया गया है। अब टेबल में क्या है, महाजनपद और उसकी राजधानी और प्रेजेंट में उसका लोकेशन। जैसे काशी महाजनपद था, राजधानी वाराणसी, और प्रेजेंट में भी वाराणसी बोलते हैं, तो काशी वाराणसी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए बनारस वाला लोकेशन। उसी तरह से अंग है तो उसकी चंपा है और वर्तमान में भागलपुर मुंगेर। जैसे देखिए अंग है चंपा, भागलपुर मुंगेर। तो 16 महाजनपद है दोस्तों। एक बार आप इसको पूरा, मेरा ये निवेदन है कि जरूर देखिएगा रोक करके वीडियो। जो भी कंटेंट इस तरह का मैं दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करिए, एक बार पढ़ लीजिए, पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है 1922 में किया गया वार्षिक सम्मेलन के बाद जनवरी 1923 में एक गठित राजनीतिक दल था स्वराज पार्टी। स्वराज, इसका गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विंग्स ऑफ फायर जो है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, युवाओं की प्रेरणा स्रोत, दिलों की धड़कन, आप जानते हैं अच्छे से इनके बारे में। अग्नि उड़ान, हमारे पथ प्रदर्शक, हम होंगे कामयाब, द लाइफ ऑफ क्रिपोइंगेस, अग्निचूरक, लर्निंग हाउ टू फ्लाई, फैमिली एंड द नेशन, महाशक्ति भारत, चिल्ड्रन आज कलाम, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्ति का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक जो है जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा गया रेलवे द्वारा। यह देखिए छतों पर जो है रेलवे की जो छतें हैं सब पर इस तरह सोलर पैनल लगा करके विद्युत आपूर्ति करने का लक्ष्य जो है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की जो है अगुवाई में कार्यक्रम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के लिए लाभदायक विटामिन कौन सा है? आंखों के लिए विच इज द बेनिफिशियल विटामिन फॉर द आईज? तो आंखों के लिए लाभदायक विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई आंखों के लिए लाभदायक है। ऑप्शन में जो भी रहा हो आप उसे लगाएंगे। और मेनली विटामिन ए जो है रेटिनाल और रतौंधी रोग से बचाता है, तो यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आंखों के लिए है। बाकी सपोर्टिव विटामिन और भी ऑप्शन में हो सकते हैं, यह ऑप्शन के हिसाब से था। पूरे विटामिन, विटामिन ए रेटिनाल, रतौंधी, B1 बेरी थायमिन, B2 जो है उसी तरह देखिए B3 पेलाग्रा रोग के लिए होता है, एनीमिया में B6 का होता है, चर्म रोग के लिए B7। और विटामिन सी की बात करें दोस्तों तो स्कर्वी रोग के लिए जो है, विटामिन डी की बात करें तो सूखा रोग पैदा कर देता है। ई को ब्यूटी विटामिन या टोकोफेरॉल रासायनिक नाम है, प्रजनन शक्ति में कमी ला देता है। विटामिन के जो है मेनोक्लोबानिन जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। प्रमुख विटामिन, और एक चीज और कि वसा में घुलने वाले विटामिन KEDA, कीड़ा जल में नहीं घुलता, विटामिन KEDA कीड़ा। और जब पानी में घुलने वाले विटामिन BC पानी में जो है घुल जाएंगे, कीड़ा नहीं घूमेगा। भाई जल पानी रख दीजिए, इसमें कीड़ा डाल दीजिए, कीड़ा जल में घुलेगा नहीं घुलेगा, तो KEDA कीड़ा, ट्रिक याद रखिएगा। विटामिन से 2 मई का समाप्त हुआ, 3 मई की तरफ चलेंगे दोस्तों। एक एक दिन ऐसे ही मान के चलिए कि जो है 10 से मतलब 5 मिनट से कम समय लूंगा, 5 से 10 मिनट में एक क्विक रिवीजन मेरा टारगेट है। इस पर बहुत समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि एग्जाम का समय बहुत कीमती होता है। तो दोस्तों अगर अभी तक नहीं लाइक किए तो प्लीज अब तो दबा दीजिए लाइक बटन, और सब्सक्राइब अगर नहीं अभी तक आपने किया है
तो प्लीज निवेदन है, हमारी टीम की मेहनत के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। फ्री में पीडीएफ और 33 शिफ्ट की वीडियो हेलो शिक्षा प्रोवाइड कर रहा है। कोई 5 रुपया में, कोई 10 रुपया में, कोई 20 रुपया में बेच रहा है, किंतु हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज एक सब्सक्रिप्शन की ही डिमांड करते हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? वेन वाज द 3 तारीख वाला शुरू हो गया दोस्तों, 3 मई 2023, याद रखिएगा। भारत का पहला उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई थी? वेन वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय इसे कहा जाता था 1861 में, और 1 जुलाई 1862 को यह औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया। सरबॉर्न पीकॉक कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पहले थे, और सुब्बुनाथ पंडित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे, याद रखेंगे। पेड़ पौधों में जल को रसारोहण किस ऊतक से होता है? तो व्हाट वाज द जो एक गलत इसका ट्रांसलेशन हो गया, इसको ध्यान नहीं देंगे। तो जल का रसारोहण की बात कर रहा है, पेड़ पौधों में जल कैसे जाता है? तो आप पेड़ पौधों में जानते हैं 2 चीजें होती हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जाइलम ज से जड़, और यहाँ से ज से जल। तो रूट से जो है जल को और मृदा से खनिज पदार्थों को ले करके ऊपर जाने का काम, इस तरह से पौधे के हर भाग में पहुंचाने का काम जाइलम करता है। और जब ये पहुंचा देता है तो पत्तियों में भोजन बन जाता है, यानी फूड बन जाता है, प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। तो इस फूड को पेड़ के हर भाग में ले जाने का काम फ से फूड और यफ से जो है फ्लोएम, तो फ्लोएम करता है, इसको याद रखिएगा। फूड को हर भाग में ले जाने का काम फ्लोएम, और जल को नीचे से सोख कर हर भाग में ले जाने का काम जाइलम, यही दोनों पूछता है, याद रखिएगा। सफाद अहमद खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सफाद अहमद खान इज एसोसिएटेड विद व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो सफाद अहमद खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अग्रणी तबला वादक थे, है ना। तबला में जाकिर हुसैन याद रखिएगा, अनिंदो चटर्जी, अल्लाह रखा, विक्रम घोष, किशन महाराज, शंकर घोष। बांसुरी में उसी तरह हरिप्रसाद चौरसिया, प्रवीण गोलखिंडी, पन्नालाल घोष, शंकर सुब्रमण्यम आदि। शहनाई की बात करें तो बिस्मिल्लाह खान, कृष्णराम चौधरी, अली अहमद हुसैन। सरोद की बात करें तो अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, वासुदेव, बहादुर खान, शरण रानी, बुद्धदेव। इनको भी जरा सा याद रखिएगा। बिहू बार बार पूछता है, तीनों तरह की बिहू एक बार कवर कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, इसके बाद आपको बिहू याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहू किस राज्य से संबंधित है? बिहू इज रिलेटेड टू विच स्टेट? 3 तरह के बिहू असम में मनाए जाते हैं, अच्छे से आप जानते हैं। पहला बिहू है बोगाह बिहू, है ना, रंगोली बिहू जिसे कहते हैं। दूसरा बिहू है कती बिहू, तीसरा भोगाली बिहू। बिहू नाम देखते ही असम को तुरंत आप ऐसे टिक लगा देंगे। तीनों बिहू का नृत्य आपके सामने दिया गया है ना। अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं असम में, बिहू नाम से याद रखिएगा। लियोनल मेसी का संबंध किस खेल से है? लियोनल मेसी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? लियोनल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। अभी इन्होंने जो है अर्जेंटीना के लिए जो है इन्होंने फुटबॉल का जो है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, आप अच्छे से जानते हैं। वार्षिक पुरस्कार बैलन डी और भी जीता हुआ है लियोनल मेसी ने। और ये देखिए ट्रॉफी को चूमते हुए फोटो इनकी काफी वायरल हुई थी। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय लोक नृत्य से संबंधित हैं? रुक्मिणी देवी अरुंडेल इज एसोसिएटेड विच डांस? तो किससे संबंधित है? भरतनाट्यम, मैंने बताया था, बार बार पूछता है रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम। और इस तरह से देखिए ऐसे आपको दिखा रहे हैं हाथ कि अगर परीक्षा क्वालिफाई करके नहीं आए तो घर वाले ऐसे चाटा ही मारेंगे। और उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इस पूरी वीडियो को देखे जान लीजिए कि मैक्सिमम रिवीजन होगा आपका दोस्तों, क्विक रिवीजन। इससे तगड़ा रिवीजन आपको कहीं मिलने वाला नहीं, एग्जाम बेस्ड तमाम जगह आप देखते रहेंगे लेकिन ऐसा रिवीजन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम जो मैंने आपको इसके पहले बताया था वही यहाँ पर भी लगाया हुआ है, लगातार रिपीट कर रहा है यह प्रश्न जो है। फिर अगला देखिए, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर अब्लिक सुल्तान कौन बैठा था, कौन बना था सुल्तान? तो तुगलक की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक बना था। अब आप कहेंगे सर पूरा इसको याद कैसे करें? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जूना खान 1325 तक मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सुल्तान बना हुआ था, याद रखिएगा। अब देखिए ये गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, तीनों का इमेज। अब होता क्या है यहाँ पर, ये देखिए, गुलाब खिले तो सांस लो, पूरा दिल्ली सल्तनत एक साथ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गु से गुलाब, है ना, गुलाब, खिले से खिलजी, और तो से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। गजब का ट्रिक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। पूरा दिल्ली सल्तनत और इसका टाइम पीरियड कब था, किसका किसका, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है मैंने, और लिस्ट भी बनी है, आप इसको याद करें। गुलाम वंश जो है कुतुबी वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का जो है जलालुद्दीन खिलजी, और तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, और खिज्र खान और बहलोल लोधी, ये लोग संस्थापक थे अपने अपने वंश के, पहले वाले और अंतिम वाले को तो आप नीचे देख ही पा रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे इसी तरह से। ड्रीम्स ऑफ माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ड्रीम्स ऑफ माई फादर? बराक ओबामा ड्रीम्स ऑफ माई फादर पुस्तक के लेखक है। देखिए ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर बराक ओबामा ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, याद रखेंगे। 44वें राष्ट्रपति थे ये, पहले जो है एफ्रो अमेरिकी थे, इसको भी जरा सा ध्यान रखेंगे। पार्टी का नाम इनके था डेमोक्रेटिक पार्टी। वीडियो रोक करके पूरा कंटेंट पढ़िए दोस्तों, लेकिन जो लोग क्विक रिवीजन चाहते हैं उनके लिए मैं स्पेशल तरीके से थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूं, लेकिन बाकी जो लोग चाहते हैं इसको अच्छे से समझना वो इसको रोक करके पूरा कंटेंट पढ़ सकते हैं, बहुत ही स्पेशली डिजाइन किया हुआ है। अंत में आपको मैं बताऊंगा कि टेलीग्राम पे किस चैनल पर आपको इसकी जो है पीडीएफ भी मिलेगी और कैसे क्या है, सब फ्री ऑफ कास्ट रहने वाला, कोई पेड उसमें नहीं लगेगा, आपको कोई पैसा 1 रुपए की नहीं लिया जाएगा, टोटल फ्री में स्पेशल तरीके से। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो दमन द्वीप में न्यूनतम लिंगानुपात, जो मैंने ग्राफ से आपको देखिए बताया था और वो प्रश्न पूछा था 618 वाला लिंगानुपात के बारे में। देखिए दमन द्वीप 618, फिर से ग्राफ पे लगा दिया हमारी टीम ने। 1038 पुदुचेरी। बार बार ग्राफ दिखाते हैं ताकि आपके माइंड में डेटा सेट होता रहे। हरियाणा में देखिए वही जो है 877 और केरल में सबसे अच्छा लिंगानुपात जो है 1084, ये भी जरा ध्यान रखिए। 943 पूरे भारत का था। ये प्रश्न बार बार रिवाइज पूछ रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, सत्यशोधक ज्योतिबा फूले, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडु, रामकृष्ण विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह। इनकी इमेजेस भी यहाँ पर दिए हुए दोस्तों। ट्रिक भी बताया हूं, कहिए तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं ट्रिक को। आर्य है जो दयावान यानी आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्मा है जो राजा है ना, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, सत्य की ज्योति जलती रहती है ज्योतिबा फूले, प्रार्थना आत्मा से करते हैं आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण मिल जाएंगे विवेक पैदा हो जाएगा विवेकानंद, रामकृष्ण मिलेंगे तो आपको बुद्धि और विवेक आ जाएगा ना आपके मन में। ईश्वर ही विधवाओं का पुनर्विवाह कराने की क्षमता रखते हैं तो ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह। ऐसे कीवर्ड जोड़ करके इनको याद किया जा सकता है और 1 नंबर एग्जाम में हमेशा के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो पहलवान, स्टार पहलवान जो है बजरंग पुनिया, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे और यह बजरंग पुनिया आपके सामने है। लांबी किस राज्य का लोक नृत्य है? लांबी इज द फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट? लांबी कर्नाटक का लोक नृत्य है, यह भी ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक। कर्नाटक का यक्षगान, हुत्तरी, सुग्गी, कुथिया, कारगा, लांबी, याद रखिएगा, कुनिथा, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बुइचा, चालो, वांचो, पासी, कोंगली, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश की भी उसी तरह से बात करें तो दप्पू, गुल्लू, लंबाड़ी, डिमसा, कोल्लम, वीरनाट्यम, भामाकल्पम, नाट्य, विलासिनी। मध्य प्रदेश की बात करें तो जवारा, मटकी, आड़ा, खड़ा, नच, फूलपति, ये सब मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, इसको भी जरा याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अवसर की समानता? वही वाला देखिए, अनुच्छेद 17 वाला ही मैंने यहाँ पर लगाया है, क्योंकि अवसर की समानता की बात करें आपको तो 16 में बात की गई, सबको समान अवसर दिया जाएगा। नागरिक रोजगार मामलों में समान अवसर की समानता की बात की गई, याद रखिएगा। अस्पृश्यता 17 में, 18 में उपाधियों का अंत, 15 में मूल धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 14 कानून के समझ समानता की बात करेंगे दोस्तों। 17 में अस्पृश्यता, बार बार चिल्ला रहा हूं कि यहां से एक प्रश्न जरूर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट। नेक्स्ट प्रश्न जो है समस्त सोच संस्कृति के उपचार वाला ट्रिक देखिए, जो बार बार बताता हूं वह आज भी दिया हूं। 14 से लेकर 32 अनुच्छेदों को एक ट्रिक से याद किया जा सकता है। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए सम से समानता, स्तर से स्वतंत्रता, सो से शोषण, ध से धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति से संस्कृति, उपचार से संभालने के उपचार, याद रखिएगा। पूरे मूल अधिकार, जहां से 1 नंबर हर एक पाली में पूछ रहा है, वीडियो रोक करके इसको याद करिए, चाहे जैसे याद करिए, लेकिन यहां से 1 नंबर आने वाला है, कोई काट नहीं सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट। नेक्स्ट है मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था? किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आया था? समझिए, मेगास्थनी विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग विच राइजन ऑफ द विच इंडियन रूलर। तो अब समझिए कब आया था। तो मेगास्थनीज जो है दोस्तों यूनान का एक जो है राजदूत था, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था यूनानी सामंत सेलुकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य से जब हारते हैं तो मेगास्थनीज को एक दार्शनिक उपलब्ध करवाते हैं। और यह ध्यान रखिएगा, संधि के अनुसार मेगास्थनीज का नाम चंद्रगुप्त राज के दरबार में आता है, याद रखिएगा इसको। इंडिका इनकी पुस्तक है, लैटिन इंडिका। ग्रीक लेखक मेगास्थनीज मौर्यकालीन भारत के इतिहास का वर्णन इसमें करते हैं और भारत के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में अच्छी खासी जानकारी इंडिका में यह देते हैं। बैसाखी त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? इन विच मंथ इज द बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? बैसाखी त्योहार अप्रैल में मनाया जाता है, 13 से 14 अप्रैल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैसाखी का नजारा आपके सामने लगा हुआ है।
कोशिका में डीएनए कहाँ मिलता है? वेयर इज द डीएनए फाउंड इन द सेल? तो डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है। मानव के लगभग सभी अन्य जीवों तथा अनुवांशिक निर्देशों को यह रखता है। द्विकुंडली होता है, डाई हेलिक्स, आप देखते हैं दोहरे हेलिक्स के साथ रूप में पाया जाता है। डीएनए ज्यादातर कोशिका के नाभिक में होता है दोस्तों, लेकिन कभी कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ऑप्शन में जो रहा होगा वो सही कर देंगे। डीएनए स्ट्रैंड जो है मोनोरिक यूरिक यूनिट से बने होते हैं, इसको जरा याद रखिएगा। डीएनए का पूरा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। और ये देखिए, ये आपका जो है डीएनए है, और ये सिंगल हेलिक्स वाला आरएनए है जो आप देख रहे हैं, यह द्विकुंडलिक वाला आपका डीएनए है। इसको भी जरा से याद रखिएगा। डीएनए के एनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन यहाँ पर दे रखा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यह कोशिका आपके सामने है, गाल्जी उपकरण, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, बाह्य कोशिका, पूरा इमेज। दोस्तों मेरा टारगेट रहता है कि क्या ऐसा करूं कि आप तक कंटेंट अच्छे से पहुंचे, आपका माइंड उस कंटेंट की तरफ दौड़े, और इतनी तेज दौड़े क्योंकि एग्जाम में जब कंप्यूटर पे सेकंड चलता है ना दोस्तों, आज मेरे बोलने की स्पीड हो सकता है आपको चुभ सकती है या तेज लग सकती है, लेकिन इससे स्पीड से अंतिम 10 मिनट जब बचे होते हैं और आपके पास 8 से 10 प्रश्न बचे होते हैं, तो वह समय सोच करके देखिए, आपको लगेगा कि मेरी बोलने की स्पीड कहीं उससे ज्यादा स्लो है। मुझे और तेज बोलना चाहिए और स्पीड में चलना चाहिए, ताकि मैं 1000 से 1500 प्रश्नों को दे पाऊं आपको। और अगर 1000 से 1500 प्रश्न आपकी नजर से गुजरेंगे तो विश्वास करिए, अभी याद हो न हो, एग्जाम में यह ग्राफिक्स याद आएंगे, यह चित्र याद आएंगे, और एक एक नंबर आपको दिलवाएंगे। यह मैं चीख चीख कर कह सकता हूं, दावा कर सकता हूं, और कई सारी पालियों में लोगों ने इसका लाभ लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलिए। दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? द दक्कन प्लेटू इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ विच रिवर? नर्मदा नदी। अब ये देखिए, दक्कन का पठार है, यहाँ नर्मदा नदी है, तो इसी के दक्षिण में तो आएगा। बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और दंडकारण्य का पठार, इधर शिलांग का पठार। भारत में पठारों की बात करें तो यही सारे पठार हैं। तेलंगाना वाला देखिए ये पठार हो जाता है, कर्नाटक का पठार। मैप पर इसलिए दिखाता हूं कि मैप आपके दिमाग में सेट हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम सबसे पुराना है? तो ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना जो है विंबलडन ग्रैंड स्लैम है, 1877 में शुरू हुआ था, सबसे पुराना है। इसके बाद यूएस ओपन आता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसको जरा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, आजादी के समय यानी 1947 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन 1947 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? तो 74। देखिए 2011 की जनगणना में 74 रहती है, लेकिन 1947 में 18% लोग ही शिक्षित रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि 100 में से केवल जो है 18 व्यक्ति पढ़े लिखे या साक्षर रहते हैं, बाकी अनपढ़ रहते हैं। तो किस लेवल से जो है 74 तक लाया गया उसको आप समझिए। 2011 तक 74, वर्तमान में तो और ज्यादा बढ़ी ही होगी, लेकिन यह आंकड़ा 2011 का है, और 47 में 18 थी, और ये इंडिपेंडेंस के समय की लिटरेसी रेट है वर्तमान की। इसको भी जरा सा याद रखिएगा। 1965 में कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हु फर्स्ट यूज द वर्ड सेल इन द 1965? तो रॉबर्ट हुक, याद रखिएगा। 4 मई तक आ चुके दोस्तों। सफर धीरे धीरे कारवां, मैंने कहा था ना कि वही हाल है कि धीरे धीरे हम जो है 18 मई के सफर तक प्राप्त कर लेंगे, और बहुत ही स्पीड में कवर कराऊंगा। अभी तक अगर आप वीडियो के साथ बने हैं किंतु लाइक और कमेंट में कुछ नहीं लिखे हैं, तो प्लीज कमेंट में अपनी राय दीजिए कि कैसा लग रहा है सेशन, और लाइक बटन तो दबाइए आप जो है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए। ऐसे ही हर एक एग्जाम में हेलो शिक्षा आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए 4 मई की भी कमर तोड़ते हैं, जैसे हमने 2 और 3 को तोड़ा है। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? यह भी प्रश्न बार बार रिपीट किया है। तो गवर्नर जनरल, ये मैं हमेशा कहता हूं कि लाइन एक लाइन बनाइए और लाइन को दिमाग में फिट कर दीजिए। क्या लाइन है? आप कहेंगे सर क्या लाइन है? 1829 में विलियम बेंटिंग के साथ राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। यही लाइन याद करनी है। क्या याद करनी है? 1829 में विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। 3-4 बार पढ़ देंगे, याद हो जाएगा। राजा राममोहन राय, सती प्रथा, 1829, विलियम बेंटिंग, सब याद हो गया। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण विवेकानंद, प्रार्थना आत्माराम पांडु, मैंने ये भी दिया हुआ है। याद करने का एक स्पेशल तरीका होता है, पढ़ते रहेंगे पूरा कभी नहीं याद होगा। कीवर्ड माइंड में सेट करिए कि 1829 के बाद विलियम बेंटिंग अपने आप याद आ जाए, जब विलियम बेंटिंग याद आए तो राजा राममोहन राय याद आ जाए, और जब ये दोनों याद आए तो सती प्रथा खुद ब खुद सामने उपस्थित हो जाए। और कुछ भी ना याद आए तो हमारा ग्राफिक्स तो याद रहेगा भाइयों। गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर का संरक्षण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज प्रोटेक्टेड बाय द गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी?
गिर वन्य एशियाई बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुजरात के जो है तलाला में गिर के पास एक वन्य जीव अभयारण्य है। मैप पर देखिए यहाँ पर दिखाया गया गुजरात। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों का दोस्तों मैंने लिस्ट दिया है, आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर कहें तो मैं एक बार स्पीड में पढ़ दूं ताकि आपके माइंड में सब इमेज चला जाए आपका एक बार ऑडियो फॉर्म में, है ना। जिम कार्बेट उत्तराखंड टाइगर के लिए, असम वाला काजीरंगा आप जानते हैं, गिर गुजरात एशियाई शेर के लिए, सुंदरबन पश्चिम बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, राजस्थान का जो है उसी तरह से सरिस्का है, कान्हा मध्य प्रदेश है, रणथंभौर राजस्थान बाघ के लिए, बांदीपुर कर्नाटक, तबोड़ा महाराष्ट्र, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, मानस असम, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, हेमिस जम्मू कश्मीर, पेरियार केरल, और यह उसके जीव है दोस्तों। यह भी चाहे तो आप एक बार याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको क्लियर करता हूं। स्क्रीनशॉट लेकर रखते रहिए, जो इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ तो मिलेगी लेकिन स्क्रीनशॉट आप तुरंत रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सपेरा नृत्य जो है किस राजस्थान के किस नाम से जाना जाता है, तो कालबेलिया जो है इसे सपेरा नृत्य भी कहते हैं, सपेरा जैसा कपड़ा पहन करके। और ये देखिए जो बैठ के नृत्य देख रहे हैं, ये लोग का एसएससी एमटीएस का पेपर हो चुका है, तो इनके चक्कर में ना पड़िए, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। सपेरा नृत्य राजस्थान के काल में कालबेलिया नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिडिक एसिड सिरका का रासायनिक नाम है। लेकिन कुछ रासायनिक नाम जिनको याद कर लीजिए, आपकी पाली में आने वाले, जैसे नमक NaCl, जल H2O, और उसी तरह से वाटर गैस H2CO, लाफिंग गैस CN2O, समझिएगा। सिंदूर PB3O4, विष चूहा जो है ZN3P2, शोरा की बात करें तो KNO3, झूठा सोना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, FES, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, परीक्षा में पूछता है सब जो है लगभग वही मैंने यहाँ पे रखा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किए गए थे, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स वेयर ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट, नई दिल्ली में पहली बार 2018 में इसे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स बोला गया, 19 में इसका नाम बदलकर यूथ गेम्स कर दिया गया, और 23 में मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के लगभग 8 शहरों में 11 अलग अलग स्थानों पर हुआ था। और इसमें जो है महाराष्ट्र 56 जो है स्वर्ण पदक के साथ नंबर 1 पे रहता है, और हरियाणा 41 के साथ नंबर 2 पर रहता है, याद रखिएगा। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो कथक वाली सितारा देवी, ये देखिए सितारा देवी है और यह कथक है, और यह भी थप्पड़ दिखा रही है कि बेटा जाओ परीक्षा पास करके आओ, हमने नृत्य करके इतना जो है मेहनत किया, तो तुम जो है रिवीजन करके मास्टर वीडियो देख करके तो नंबर ला ही सकते हो, यह सितारा देवी का कहना है। ये थप्पड़ दिखा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये यही बात कह रही है, मुझे समझ में आ रहा है। कथक उत्तर प्रदेश की बात है, तो कथक राधा कृष्ण की रासलीलाओं पर आधारित एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के समय में विकसित होता है बहुत बड़े स्तर पर, और लीला सोखे इसे आधुनिक स्तर पर लाते हैं। खंडेलवाल, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, ये लोग इसके प्रमुख नर्तक हैं, आप जानते हैं। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछता है, मैप पर नृत्यों को बताता हूं हर बार, ताकि आप मैप के साथ याद कर पाए डेटा को कनेक्ट करके। जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रासायनिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज्ड द केमिकल मेथड टू द प्यूरिफाइंग द वाटर, तो क्लोरीन डाल देते हैं जल में, क्या करते हैं क्लोरीन डाल करके परजीवी को मार देते हैं, परजीवी बैक्टीरिया और विषाणु को मार देते हैं, और जल को जो शुद्ध कर लेते हैं, जिसे क्लोरोनीकरण कहते हैं। यही तो बात है, क्लोरीन डालेंगे तो क्लोरोनीकरण हो जाएगा। क्लोरीन जो है कई तरह के रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये देखिए क्लोरीन डाल करके जो है इस जल को साफ कर रहे हैं, बाद में पिएंगे यहाँ से टोटी से निकाल के। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की बात करें दोस्तों, यह सन 2000 में शुरू की गई थी, ग्रामीण आबादी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जो बनी नहीं लेकिन योजना चलती रही। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक बना था, तो अकबर के बाद कौन सा शासक बना था, तो इसको ट्रिक से याद करिए। एक ट्रिक मैं बार बार बताता हूं, बहु शक मत कर जहां शाह और जफर, ये देखिए बहु शक मत कर जहां शाह और जफर, क्या बात, शक नहीं करेंगे भाई, जहां शाह और जफर वहां शक नहीं करेगी बहू। काहे नहीं शक करेगी, क्योंकि बहु से बाबर, हु से हुमायूं, शक से अकबर, जहां से जहांगीर, शाह से शाहजहां, है ना, और से औरंगजेब, और अंतिम में बहादुर शाह जफर। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही से प्रश्न पूछता है, भले 40 है उनको पूछता नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन्हीं से प्रश्न बनता है। पूछा है अकबर के बाद, तो अकबर के बाद कौन बनता है, जहांगीर। देखिए बहु शक मत कर जहां, है ना, अकबर के बाद शक माने अकबर, मत कर छोड़ दीजिए, अकबर के बाद हमेशा जहांगीर आ जाएगा। ट्रिक है, इमेज है, लिस्ट है, जो समझ में आए याद करिए, मौज से 1 नंबर कलेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है, बात बहुत जबरदस्त है, किस ग्रह का उपग्रह नहीं है, समझिए। उपग्रह होता क्या आप जानते हैं, खगोलीय पुंज जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है।
चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है ना। तो बाह्य ग्रहों को आंतरिक ग्रहों से तुलना में अधिक उपग्रह होते हैं, ध्यान रखिएगा। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, कारण सूर्य के नजदीक है। लोगों का मानना है कि सूर्य इनके उपग्रहों को सोख लेता है। भाई सूर्य तो खींचने की क्षमता रखता ही है, जब सूर्य से नजदीक जो रहेगा तो उपग्रह ऑलरेडी छोटे होते हैं, तो सूर्य इनके उपग्रहों को सोख लेता है, यह ध्यान रखिएगा। बुध और शुक्र है जिनका कोई उपग्रह नहीं है सूर्य से नजदीक होने के कारण। भारत की न्यूनतम सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है? मिनिमम बाउंड्री समझिएगा। तो अफगानिस्तान यहां पर थोड़ा सा टच कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ अफगानिस्तान, हाँ अफगानिस्तान 106 किलोमीटर टच करता है, लेकिन बांग्लादेश पूरा घेर करके बैठा हुआ है। ये देखिए पूरा बांग्लादेश आपका, ये पूरा बांग्लादेश घेर करके बैठा हुआ है, लगभग 4096 किलोमीटर। इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बांग्लादेश। बाकी सबका यहाँ पर नाम मैंने दे रखा है पड़ोसी देश का, पूरे वही सार्क जो कंट्रीज है, जो है श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यही जो आपके भारत के पड़ोसी देश हैं। ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? हु इज नोन द क्वीन ऑफ ठुमरी? तो ठुमरी की रानी गिरजा देवी को कहा जाता है। हालांकि ठुमरी की रानी काफी बुजुर्ग हो गई हैं, लेकिन गिरजा देवी ठुमरी की रानी, और जो अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली थी ठुमरी, और इसे जो है ठुमरी की रानी कहते हैं। बनारस घराने में प्रसिद्ध जो है नृत्य था। द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द पैलेस ऑफ इल्यूजन? द पैलेस ऑफ इल्यूजन जो है चित्रा बनर्जी इसकी लेखिका है, ध्यान रखिएगा चित्रा बनर्जी। ये देखिए चित्रा बनर्जी जी हैं आपको, इनकी कई सारी पुस्तकें जैसे द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसीज जो है, सिस्टर ऑफ माई हार्ट, क्वीन ऑफ ड्रीम्स, वन अमेजिंग थिंग्स, बिफोर वी विजिट द गॉडेस, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। हाँ आ गया जबरदस्त शानदार जोरदार सवाल। कैसे? क्योंकि हर परीक्षा में 1 नंबर मिलेगा। ऐसे कैसे मिलेगा? तो जरा देखते हैं। 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, है ना। तो ये तो आप प्रश्न, इसको छोड़िए, हम चलते हैं बाबर द्वारा लड़े गए सारे युद्धों को एक साथ कवर करने। बिल्कुल कवर करेंगे। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। वाह क्या बात है, गजब का काम। 26 में यानी 1526 में पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी से लड़ते हैं। 27 में खानवा के युद्ध राणा सांगा से लड़ते हैं। 28 में चंदेरी के युद्ध मेदिनी राय से लड़ता है, और 1529 में घाघरा के युद्ध लोदी के साथ लड़ता है, और 30 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। पानी पीता है, देखिए पानी पिया, खाना खाया, घर गया, मर गया, समझिए। पानी पिया, हाथ से खाना खाया वाला, है ना, जो है चल दिया से चंदेरी वाला आपका, और घाघरा से घर गया वाला, और अंत में जो है मर गया वाला 30 में। गजब, इन्होंने क्रम से लड़ा। इनके सभी जो है मेदिनी राय, देखिए मेदिनी राय है, इब्राहिम लोदी है ना, जो राणा सांगा है, युद्ध का नजारा है, फील करिए। इमेज इसीलिए लगाता हूँ। देखिए सोलर सिस्टम को समझिएगा ग्राफिक्स के माध्यम से। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? विच प्लेनेट इज कॉल्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ? तो देखिए अब जुड़वा बहन में क्या हो जाता है भाई, जो अर्थ के बगल में रहेगा वही तो जुड़वा बहन होगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। यहाँ देखिए पृथ्वी है, यहाँ शुक्र है, दोनों एक जैसे माप, एक जैसी आकार, एक जैसी लंबाई चौड़ाई के साथ हैं। इनका काफी मिलता जुलता है, संरचना काफी मिलती है, इसलिए इन्हें जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। और इनके बारे में अलग से मैंने यहाँ दे रखा है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। आंतरिक ग्रह की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह की बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये भी याद रखिएगा। पार्थिव ग्रह चारों आंतरिक वाले, गैसीय ग्रह बाहर वाले। जीवन इन्हीं पर हो सकता है, इन पर नहीं हो सकता, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन द इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों 377 मिलियन से अधिक लोग जो है शहर में रहते थे, यानी 31% शहरी था। और अगर ग्रामीण की बात करें वहीं पर, तो ग्रामीण में जो है लगभग जो है 89.97% हिमाचल में थे। और पूरे ग्रामीण की बात करें तो कुल ग्रामीण जनसंख्या लगभग, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है 833 मिलियन ग्रामीण जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार, यह भी याद रखिएगा। और उसी तरह से शहरी की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा शहरी लोग रहते थे, है ना। और अगर शहरों में बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा शहरी लोग रहते थे। तमिलनाडु में 48, दूसरे नंबर पे केरल, और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। और गांव में सबसे ज्यादा रहने वाले हिमाचल प्रदेश में थे, याद रखिएगा 89%। संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B का संबंध है आर्टिकल 43B ऑफ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। तो सहकारी समितियों से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों? सहकारी समितियों से संबंधित है, भाग 4, याद रखिएगा। चावल की फसल को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? तो चावल की फसल के लिए आप समझिए, इसको ना पढ़िए, जो मैं बोल रहा हूं बस उसको सुनिए, या तो आप रोक कर कभी भी पढ़ सकते हैं, पीडीएफ दे दूंगा वहां पढ़ लीजिएगा। चावल की फसल को उच्च ताप की आवश्यकता होती है। क्या होती है दोस्तों?
बहुत अधिक ताप की और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है, और यह आर्द्रता बरसात से मिलेगी और ताप अधिक से अधिक धूप होगी, जब गर्मी होगी तब मिलेगी। तो चावल की फसल के लिए 21 से यानी 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, और जो है लगभग वर्षा अच्छी खासी होनी चाहिए, जल की आपूर्ति हमेशा होनी चाहिए। 8 मई तक का सफर आ चुका है दोस्तों, 8 मई की परीक्षा, जो कि 4 के बाद सीधे 8 को परीक्षा होती है। हाँ चलिए शुरू करते हैं 8 मई को। अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो फिर से वही दोबारा डिमांड, लाइक करिए, आगे बढ़िए। 8 मई बहुत मजा आने वाला दोस्तों। आप अगर एक तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो आप जान पा रहे होंगे, आप खुद समझ पा रहे होंगे, आप तक मेरा मैसेज पहुंच रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट यह कंटेंट है। यह कोई मजाक नहीं है दोस्तों, यह परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। भले मजाक मजाक में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ग्राफिक्स और इमेजेस से बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये नंबर हैं, कलेक्ट करते चलिए। एक एक नंबर, एक एक स्क्रीन एक एक नंबर देने वाली है आपको। एमटीएस ही नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई और भी परीक्षा है या फिर आपकी आने वाली कोई सी भी परीक्षा है, आप जानते हैं कि जीके जीएस की कमर यहीं से टूटेगी। 2023 में जो है कैसे प्रश्न बन रहे हैं, यह पूरा आप एक लंबे समय के प्रश्नों को एनालिसिस करने का मौका आपको मिल रहा है दोस्तों। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वीडियो आपके लिए लेकर के आया है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। अब देखिए ऐसे ही आप सामने से नजर से देखिए, एशिया देखिए सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, है ना, पीला वाला। अफ्रीका उसके बाद आपको देखिए दूसरे नंबर पे दिखेगा, फिर तीसरे नंबर पे ये वाला ना देखिए, क्योंकि यहाँ अगर इसको जोड़ेंगे तो उत्तरी अमेरिका दिखने लगेगा। चलिए ये देखिए जोड़ेंगे तो यह जो है उत्तरी अमेरिका दिखेगा तीसरे नंबर पे, फिर दक्षिणी अमेरिका चौथे नंबर पे, फिर अंटार्कटिका आपका 5वें नंबर पे, फिर 6ठे नंबर पे यूरोप और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। यही है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा एशिया। यही प्रश्न पूछता है, बीच में बहुत नहीं पूछता है। नवरेह फेस्टिवल, 2 फेस्टिवल हैं, एक है नवरोज और एक है नवरेह, है ना। तो नवरेह याद रखिएगा, नवरेह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसका नजारा कुछ इस प्रकार है, और नवरोज वाला है जो आपका पसंदीदा नजारा है हर बार की तरह, वह कुछ इस प्रकार है। तो नवरोज जो है पारसियों का नया दिन होता है, और नवरेह जो है यह चंद्रवर्ष होता है, और यह प्रथम दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन होता है, और यह जम्मू कश्मीर वालों का जो है नववर्ष के रूप में, इसको चंद्रवर्ष के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अलाउद्दीन खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है सुप्रसिद्ध सरोद वादक है। या अलाउद्दीन खान है, सरोद लेकर के बैठे हैं, बाजा बजा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको एसएससी एमटीएस परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। टेंशन तो आपको है, आप कोई जो है वाद्य यंत्र न बजाइए, आप सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में वाले प्रश्नों के साथ खेलिए, तभी आपके वाद्य यंत्र बजेंगे। हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी, उसी प्रकार से आप देखेंगे शिव कुमार शर्मा संतूर वाले हैं, और इसके बाद आप देखेंगे जो है ठाकुर भीखम सिंह मृदंग वाले हैं, और बिस्मिल्लाह खान शहनाई, और जाकिर हुसैन की बात करेंगे तो तबला, अमजद अली खान की बात करेंगे जो है तो इसके बाद जो है सरोद वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह जो है परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। यह इमेज में अभी आपको आगे भी लगा के दिखाऊंगा, बार बार रिपीट किया है। सती प्रथा वाला देखिए फिर से रिपीट कर दिया वही प्रश्न, दोबारा समय नहीं जाया करेंगे। एक लाइन में बोल दूं चाहूं तो 1829 विलियम बेंटिंग, राजा राम मोहन राय और सती प्रथा, बस खत्म कहानी। राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद से संबंधित है? ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू? तो राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेदों को अच्छे से जान लीजिए। ये देखिए 60 में शपथ की बात करता है, यहाँ से प्रश्न पूछा है, तो गारंटी पूरी है कि आगे से प्रश्न पूछेगा। पकानिकोका द्विवेदशम, कई बार बोलेंगे? 3 बार। पकानिकोका द्विवेदशम, पकानिकोका द्विवेदशम, पकानिकोका द्विवेदशम। प से पद की बात 52 में, का से कार्यकाल 53 में, नी से निर्वाचन 54 में, को से कोटा 55 में, का से 56 में कार्यकाल, और दू से दोबारा नियुक्ति 57 में, यो से योग्यता 58, द से दशांश शर्तें 59, और स से शपथ और म से महाभियोग। पूर्ण विराम और राष्ट्रपति से 1 नंबर तैयार करिए, 2-3 बार पढ़िए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट। भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो जनगणना 2011 और जनगणना का इतिहास और जनगणना का भूगोल एक बार में समझ लीजिए क्या है। पहली बार जनगणना 1872 में मेयो के काल में होती है। नियमित जनगणना 81 में लॉर्ड रिपन के काल में होती है। 11 जुलाई जनसंख्या दिवस आजाद भारत की 51 में होती है। आजादी के बाद जैसे ही संविधान लागू होता है 1951 में जनगणना शुरू हो जाती है। बहुत सही। 11 की जनगणना आजाद भारत देश की 15वीं थी और आजाद भारत की 7वीं जनगणना थी, और इसके आयुक्त जो है सी चंद्रमौली थे, और वर्तमान 21 वाले डॉक्टर विवेक जोशी थे। क्या बात है सर, गजब आप बात करते हैं। 21 में तो हुई नहीं तो उसके आयुक्त कैसे बन सकते हैं? अरे भैया 21 में जनगणना नहीं हुई तो क्या उसके अधिकारी नियुक्त नहीं होंगे? जरूर नियुक्त होंगे। अब भले ही उनको क्या पता कोविड आ जाएगा,
कोविड कोई प्लानिंग थोड़ी नहीं थी, जब आ गया तो जो है नियुक्ति तो थी ही, प्रश्न पूछेगा आपसे करंट अफेयर, काम हो ना हो योजनाएं तो आएंगी और योजनाओं से प्रश्न बनेंगे और वो योजनाएं जनता तक पहुंचे न पहुंचे। आवर सेंसस आवर फ्यूचर यह थीम था। और एक नई रिपोर्ट आई है दोस्तों, हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है कोरोना काल के दौरान, बहुत ही तगड़ा जो है क्या क्या ही कहूं इस पर। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कहता है कि भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। आपको भी बधाई हो, बहुत सारे लोगों को, हमारे योद्धाओं को भी बधाई, 1 नंबर पर भारत में लाने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह ने असेंबली में बम धमाका क्यों किया था? भाई बम धमाका तो जरूर। अब देखिए भगत सिंह, थोड़ी सी यहाँ पर सीरियस बात होगी दोस्तों, क्यों होगी कि ब्रिटिश हुकूमत कुछ ऐसे कानून को ला रही थी, जैसे पब्लिक सेफ्टी बिल एक नाम है, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इसके माध्यम से हमारे व्यापारी और किसानों पर कुछ ऐसा दबाव बनाना चाह रहे थे जो हमारे भगत सिंह और इनकी टीम को पसंद नहीं था, और वह वाकई इनका जो काले कानून जैसा कानून यह भी था। तो इसी कानून या इसी बिल को पास न होने देने की वजह से भगत सिंह बटुकेश्वर दास के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फोड़ते हैं, और यह बम इन किसी के ऊपर फोड़ते नहीं है, यह बम यह जो है केवल आवाज लाने के लिए कराते हैं, ताकि अंग्रेजों के बहरे कानों तक इनकी आवाज पहुंच सके कि यह बिल न पास करिए। और हालांकि इस पर इनको बाद में जो है सांडहर्स की हत्या, इस पर जब ये मुकदमा बहुत तगड़ा नहीं बनता है, यह मुकदमा फेल हो जाता है, तो जो है सांडहर्स की हत्या का मुकदमा खोल करके उसमें जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी सुनाई जाती है 1930 में, आप जानते हैं दोस्तों। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? हु वाज द फेमस रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी? सातवाहन जो है वंश का प्रसिद्ध शासक जो है सिमुक को याद रखिएगा। सातवाहन राजा सिमुक्त, सप्तकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी, पुल्लुमावी यज्ञश्री, सातकर्णी। अब जो भी इसमें से ऑप्शन में दिया होगा वही रहा होगा, सारे सातवाहन। और ये देखिए दक्षिण भारत में सातवाहन वंश कहां तक फैला था वह मैप के माध्यम से बताने की कोशिश है। रानी की वाव का निर्माण किस नदी के किनारे हुआ था? रानी की वाव वाज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? वाह गजब का प्रश्न, 100 रुपए का प्रश्न आपके लिए, 100 रुपए का प्रश्न। आप कहेंगे सर ये क्या बात है, 100 रुपए कैसे आप देंगे वीडियो में? भाई वीडियो में तो नहीं दे सकता, लेकिन 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव की फोटो है, और यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि 100 रुपए के नोट पर किसकी फोटो है? रानी की वाव की। तो 1 नंबर मिल गया दोस्तों, और 1 नंबर 100 रुपया नहीं, कई लाखों रुपए के जितना कीमती होता है। खैर चलिए, रानी की वाव पर, रानी की वाव की अब बात करें तो गुजरात में सरस्वती नदी के तट पर चालुक्य वंश के शासकों ने इसे बनवाया है। एकदम क्रम से लिखा हूं, गुजरात में सरस्वती नदी के तट पर चालुक्य वंश के शासकों ने बनवाया है। हमारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे कंटेंट तैयार करते हैं दोस्तों, दिल खुश कर देती है। क्या आपको ये कंटेंट पसंद आ रहे हैं? अगर पसंद आ रहे हैं तो आप अभी तक लाइक बटन क्यों नहीं दबा रहे हैं? जरूर दबाइए और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए 1980 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे दोबारा खोज निकाला था, 14 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत घोषित कर दिया था। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? रोजर फेडरर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बहुत सही, तो कुछ खिलाड़ी और उनके प्रमुख खेल समझेंगे, आइए देखते हैं। ग्रैंड स्लैम वाले रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, और ग्रैंड स्लैम 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। तो ये तो रही बात रोजर फेडरर साहब की, लेकिन लगे हाथ टेनिस के और खिलाड़ियों को भी निपटा लेते हैं, जैसे सेरेना विलियम्स अमेरिका, स्टेफी ग्राफ जर्मनी, राफेल नडाल स्पेन, और नोवाक जोकोविक सर्बिया, और रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड। तो रोजर फेडरर पूछ दिया है, और ये चारों आपके पाली के लिए बचे हुए हैं, तो यहां से धमाका हो सकता है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द बीसीसीआई एस्टेब्लिश्ड? तो बीसीसीआई का गठन जो है 1928 में किया गया, और वर्तमान में भारतीय पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, तत्वबोधिनी सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर तत्वबोधिनी सभा वाज फाउंडेड? तो तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर, आप जानते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1829 को इन्होंने किया था। इसका आरंभ नाम तत्वरंजनी सभा था, बाद में यह ब्रह्म समाज से टूटकर अलग हुआ, और तत्वबोधिनी सभा में जो है एक संघ था। बाद में इसका नाम जो है तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया। 1859 में पुनः इसे ब्रह्म सभा में विलय कर दिया गया। बात इसको समझते रहिएगा। अब कहेंगे सर याद कैसे होगा? भैया 1857 की जब क्रांति हुई थी ना, उसके बाद ही ये सब कार्यक्रम शुरू हुए थे। तो 58-59 आप याद रखिएगा, यहीं से काम आपको मिल जाएगा डेटा। I2U2 क्या है भाई? I2U2, व्हाट इज द I2U2? आपने आई लव यू टू सुना होगा, लेकिन अभी I2U2 आ गया है। तो I2U2 क्या है? उत्तरी अमेरिका, यानी कि अमेरिका, समझिए उत्तरी अमेरिका का द्वीप का जो है यूएसए, एक यू यहां से लिया, एक यूएई से लिया, और एक आई जो है इजराइल से लिया, और एक आई इंडिया से लिया। बोलेंगे सर इतना यू और आई लेकर करेंगे क्या?
दोस्तों इतना URI लेकर के इन 4 देशों ने अपना एक समूह बनाया, गठित किया और कहा कि हम एक दूसरे को इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे। हम एक ग्रोइंग टॉप ग्रोइंग जो है कंट्री है, हालांकि ये तो भाई विकसित है, ये सब जानते हैं आप, UAE अमेरिका वगैरह, इजराइल वगैरह, लेकिन भारत इनके साथ मिला और ये कहें कि हम एक आर्थिक सहयोग करेंगे और एक बहुत बड़ा मंच बनकर I2U2 आया, जिसमें 4 देश हैं, 2 USA UAE और 2 I इजराइल और इंडिया। मैप पर मैंने आपको स्पेशल तरीके से दिखाया भी है कि इनकी लोकेशन क्या है। यह देखिए यही लोकेशन दोस्तों इसकी है, यह भी जरा सा आप याद रखेंगे। यह देखिए I2U2। फ्रीडम इन एग्जाइल, फ्रीडम इन एग्जाइल पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो लामा यानी दलाई लामा की आत्मकथा फ्रीडम इन एग्जाइल है। यही है दलाई लामा, तिब्बत वाले, जिन्हें जो है चाइना ने वहां से जो है भगाया, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में दलाई लामा साहब हैं। आप जानते हैं दलाई लामा साहब की कहानी। दलाई लामा का मानना है कि तिब्बती बौद्धों को अवलोकितेश्वरा का आविर्भाव या दया बोधिसत्व के तिब्बत संरक्षण के संत के रूप में जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप से प्रश्न 1 नंबर सुरक्षित, ध्यान दीजिएगा, अगर अभी तक ध्यान आपका इधर उधर है तो प्लीज स्क्रीन पर आ जाइए। क्यों? क्योंकि 1 नंबर यहां से तैयार होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। जो नॉर्मल रहता है मैं वहां आपको फोर्स नहीं करता हूं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहां जरूर मैं आपको बताऊंगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच कौन सी जल संधि है, विच स्टेट इज बिटवीन द अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए, यह देखिए अंडमान निकोबार 10 डिग्री जल संधि, 8 डिग्री जल संधि, 9 डिग्री जल संधि, सबको एक साथ समझेंगे। अब देखिए होता क्या है कि ये देखिए अंडमान ऊपर जा, अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड, तो लिटिल अंडमान है और कार निकोबार है, इनके बीच में 10 डिग्री चैनल है। आपने देखा, बहुत अच्छी बात है। तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री। 10 रुपया के लिए लड़ाई होती है तो अलग हो ही जाता है आदमी, बात सही है। 10 डिग्री चैनल, ये ट्रिक से याद रखिए, 10 डिग्री। अब उसी तरह से इधर दूसरी साइड जो है लक्षद्वीप और मिनी क्वाय दोनों के बीच में 9 डिग्री, और उसके नीचे आएंगे तो मिनी काय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, कुल मिलाकर परीक्षा में गलत हो जाएगा दोस्तों तो बुखार 100 डिग्री हो जाएगा, इसलिए इसको याद कर लीजिए। यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है और 1 नंबर आने वाला है। अनुच्छेद 17 देखिए रिपीट किया बार बार, दोबारा समय नहीं बर्बाद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? अब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, भाषाओं का इतिहास 1 लाइन में क्या है समझिए। संविधान में सबसे पहले जो है शुरुआत में 8वीं अनुसूची जब थी तो उसमें जो है संविधान जब बनता है उसमें तो मूल रूप से 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी दोस्तों? इधर हिसाब करेंगे, यहाँ पर 14 भाषाएं थी। अब समझिएगा 14 भाषाएं थी, और होता क्या है कि 8वीं अनुसूची में शुरू में 14 भाषाएं थी और उसके बाद संविधान संशोधन आता है, 21वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 21वां। और इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में एक भाषा सिंधी को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? सिंधी को जोड़ा जाता है। और उसके बाद 21 के बाद आता है 71वां संविधान संशोधन, जिससे मणिपुर, कोंकणी और नेपाली, यानी कि 71 वाले से 3 भाषा मणिपुर, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा जाता है। और इसके बाद आता है 92वां संविधान संशोधन, और यहाँ 92 हो जाता है, और इसमें जोड़ा जाता है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। निकाल के डेटा बाहर निकाल के मारेंगे इसको, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अब जोड़ लीजिए, टोटल कितनी हो गई? 4 3 7 1 8 4 12 को 2 और 1 1 2, कुल 22 भाषाएं हो गई संविधान में। और कब कब जोड़ी गई ये भी मैंने बताया, 21 और 71, और 21 71 को जोड़ेंगे तो 1 1 2 और 7 2 9। क्या गजब का आंकड़ा है। अंतिम में 92वां जो 4 है, यह 4 जो 3 1 4, मतलब अंत में ऊपर के दोनों को जोड़कर काम कर दिया जाता है। 4 ये भी देखिए आएगा और 92 ये भी आएगा। गजब का डेटा है दोस्तों, डेटा से पढ़ेंगे याद हो जाएगा। यही ट्रिक था मेरा इसको याद करने का। ये 21 में 1, फिर 3, 1 और 3 जोड़ेंगे 4, यानी अगले में 4 भाषाएं, और 21 71 और 92 संशोधन है, और कुल 22 भाषाएं हैं, और मूल में 14 तो थी ही। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। और भाग किसमें है? भाग 17 में बात की गई है। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351, ये भी मैंने यहाँ पर दे रखा है। उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। आगे चलिए। वेनसांग किसके दरबार में आया था? ये जो झोला लेकर चले आ रहे हैं बाबा, यही वेनसांग है। वेनसांग चीनी यात्री था, एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था, और यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वेनसांग याद रखेंगे, इसकी पुस्तक भी आप याद रखेंगे, सीयू की जो है वेनसांग और फूयू की फायान की, यह भी पूछा हुआ है। मेगास्थनीज की इंडिका याद रखिएगा, 1 नंबर यहाँ से मिलता है। बंगाल विभाजन का आधिकारिक कारण क्या था? आधिकारिक कारण कुछ नहीं था, चोरी चोरकटाई थी अंग्रेजों की, इसलिए बंगाल विभाजन किए। क्या था चोरी? आइए समझते हैं।
अब होता है, आपने सुना होगा कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, सुना है बार बार। तो यही बंगाल विभाजन में अपनी औकात दिखाते हैं और यहीं पर फूट डालो और राज करो की बात करते हैं। क्योंकि बंगाल में होता क्या दोस्तों, कि बंगाल अगर मान के चलिए कि इस तरह से है, तो एक बड़े एरिया में जो है मुस्लिम समुदाय रहता है और एक बड़े एरिया में हिंदू समुदाय रहता है, और ये मिलजुल कर बहुत अच्छे से आंदोलन चलाते हैं। तो मुस्लिम अंग्रेज क्या करते हैं, इसको पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट करके इन दोनों को अलग अलग कर देना चाहते हैं, ताकि दोनों कमजोर पड़ जाएं, हमारा आंदोलन कमजोर पड़ जाए। लेकिन ये तो उनके दिल की बात मैं बताता हूं, लेकिन उन्होंने कारण क्या बताया था कि प्रशासनिक सुविधाओं के कारण बंगाल विभाजन कर दिया गया, यह तर्क उन लोगों ने दिया था। बाकी तो चोर थे ही वो सब, उनका क्या ही किया जाए। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया जाता है, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन, आप अच्छे से जानते हैं, पढ़ा होगा तो आपने इसको जाना भी होगा। और विभाजन के फलस्वरूप आप जानते हैं कि राखी का त्योहार रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह ने मनाया था, यह भी आप सुने होंगे, बार बार जो है कई बार प्रश्न आता है ना। तो यही बंगाल विभाजन का मुख्य मतलब क्या अंदर का कारण था, मैंने आपको बताया, हिंदू मुस्लिम अलग कर दो और आंदोलन को कमजोर करिए, जनता को कमजोर करिए। और लेकिन भाई लिखा पढ़ी में तो अच्छा कारण दिखाना है ना, ताकि वहां ब्रिटेन में बैठी महारानी को तो पता चले कि बात अच्छी हो रही है भारत में। तो ये दो प्रशासनिक कारण दिखाते हैं। बाकी कंटेंट बहुत सारा यहाँ लिखा है, इनको आप चाहें तो वीडियो रोक करके पढ़ भी सकते हैं। गेहूं की फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, विच इज द बेस्ट सॉइल फॉर द व्हीट क्रॉप। तो समझिए, गेहूं की फसल के लिए बलुई दोमट या बलुई मिट्टी या चिकनी मिट्टी। अब ये बनती कैसे है, अब यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको एक लाइन में जरूर बता दूंगा। नदियां जब आती हैं अपने उफान पर जो है बरसात में, तो बाढ़ आती है, बाढ़ का पानी अपने साथ एक अच्छी खासी मिट्टी और उस मिट्टी के साथ जो है उपजाऊ तत्व लेकर के मैदान में फैला देता है। और उस फैले मैदान को आप जानते हैं, जहां तक बाढ़ जाती है उस मैदान को जो है आप जो है खादर कहते हैं, खादर। और इसी एरिया में अच्छी खासी गेहूं की फसल होती है। और जहां तक बाढ़ का पानी नहीं जा पाता है उस एरिया को बांगर कहते हैं। भाई जेकर पानी ना मिले बानर हो ही जाएगा, बात समझिए, वो एरिया बांगर है यानी बानर। तो वो है खादर बांगर, दोनों याद रखेंगे। जहां पानी पहुंच गई खाद पहुंच गई खादर, और जहां पानी नहीं पहुंचा वहां बांगर। ये तो दोनों ट्रिक था, ट्रिक से पढ़ेंगे याद रहेगा, वैसे याद नहीं रहेगा। अब समझिए, चावल के लिए गाद वाली मिट्टी, गाद मिट्टी, दोमट और चिकनी मिट्टी। चना हल्की दोमट रहेगी, चना का काम चल जाएगा, ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। कपास के लिए काली मिट्टी चाहिए दोस्तों, क्योंकि बंगाल में और गुजरात में जहां जहां काली मिट्टी है वहां कपास की खेती अच्छी होती है, दलदली इलाकों में, आप जानते हैं। सरसों तो बलुई दोमट में भी हो जाएगी, जहां सरसों होगी वहां गेहूं भी अच्छा होगा, और यह सरसों का खेत लगा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट 2021, हाउ मेनी पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। अब समझिए, एक डेटा है, पढ़ लिखा जो है दोस्तों वह तो अब मुझे पता है आप पढ़ लेंगे, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं इस बात को सुनिएगा, क्योंकि एक लंबे समय से इन परीक्षाओं को देते देते कई सारी परीक्षाओं में पास और फेल दोनों के उस आंकड़ों को देखते हुए 6 साल पुलिस में सर्विस मैंने किया, 2-2.5 साल से मैं गवर्नमेंट टीचर में काम कर रहा हूं, जो है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हूं यूपी में। तो अब इन परीक्षाओं का एक मेरा लंबे समय तक का अनुभव रहा है, इनका क्या ट्रेंड है वह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और यही आप फॉलो करिए। पढ़ने का तरीका, 20 किताबें रट डालेंगे लेकिन परीक्षा में सफलता नहीं मिलेगी जब तक आप सटीक और स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे। आप देखे होंगे कि कुछ लोग 3 महीने में भर्ती क्रैक कर लेते हैं और कुछ लोग जो है 3-3 साल तक लगे रहते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं। आपने ऐसा जरूर देखा होगा। तो चलिए, स्मार्ट स्टडी क्या कहती है कि अब नीति आयोग क्या कहता है, इसको याद कैसे। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आती है, वह गरीबी को लेकर एक रिपोर्ट पास करती है। उसका कहना है कि 25% आबादी गरीब है। 25%, हाँ 25%, मतलब कि 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उनका कहना है गरीब है। फिलहाल जो दशा है, हमें तो लगता है कि 4 के चारों गरीब नजर आ रहे हैं, अदानी अंबानी जैसे लोगों को छोड़ करके। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, और ये जो है इसके सीईओ देखिए पुराना लिखा है, नए वाले आप जो है याद रखिएगा, पुराने वाले हैं। और पीएम हमेशा इसके अध्यक्ष होते हैं, और यह बताते हैं कि जनसंख्या में हर चौथा व्यक्ति गरीब है, यानी कि हमारे भारत की 100% आबादी माने तो 25% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत का थिंक टैंक। पहले पुराना नाम इनका योजना आयोग था, लेकिन अभी जब मोदी जी आए तो इनका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिए हैं। महेंद्र सिंह धोनी किस उपनाम से जाने जाते हैं, बाय विच निकनेम इज महेंद्र सिंह धोनी नोन। तो माही और कैप्टन कूल इनका नाम है दोस्तों। जब इनकी बात आ गई है तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र, खेल दिवस जिनके नाम पर मनाया जाता है, पीटी उषा जो उड़न परी और जो है
पयली एक्सप्रेस, सौरभ गांगुली दादा, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख और शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस और हरभजन सिंह जो है टर्बनेटर और महेंद्र सिंह धोनी माही। तो यहां से प्रश्न पूछेगा तो सबका एक साथ जो है यहाँ पर कार्यक्रम फिट हो गया है। केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित हैं? इतना टेढ़ा मेढ़ा नृत्य कर ये मेहनत कर रहे हैं केलुचरण महापात्र, और आप है कि नॉर्मल सी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए क्या मोटिवेशन है दोस्तों। केलुचरण महापात्र आपके सामने है और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ओडिशा के प्रमुख नर्तक रहते हैं ये। सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, रतिकांत महापात्र, महापात्र शब्द जुड़ा है तो ओडिसी नृत्य से संबंधित समझ लीजिएगा। डेटा फिलहाल यही कह रहा है। अब समझिए, भरतनाट्यम के रुक्मिणी देवी अरुंडेल मैंने बताया था, कुचिपुड़ी के शोभा नायडू और सत्रिया के जो है श्रीमंता शंकर देव, याद रखिएगा ये बार बार पूछता है। फिर सपेरा नृत्य वाला आ गया, देखिए प्रश्न रिपीट कर रहा है बार बार। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य की बात की गई है? एक लाइन में इसको भी याद किया करिए। कहेंगे सर लाइन क्या है, मैं बताता हूं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है। क्या है दोस्तों? 42, 76, 4, 51, 42, 76, 4A, 51A। इतना याद रखिए माइंड में। यह डेटा 42 याद आते ही 76 याद आएगा, और 76 याद आते ही 4A याद आएगा, और 4A याद आते ही 51A याद आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे और 86वें संविधान संशोधन में 2002 में होता है, जिसमें अनुच्छेद 21A जोड़ दिया जाता है और अब कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। 9 मई तक सफर आ चुका है दोस्तों। आधे से अधिक सफर को हमने पूरा कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ठीक उसी प्रकार से इसको भी कवर करेंगे जैसे अभी तक हमने कवर किया है। 18 मई तक के सेशन को हम लेकर चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको 33 शिफ्ट की मैराथन वीडियो एसएससी एमटीएस की यूट्यूब पर, इतनी बड़ी वीडियो अब जो है आपको अभी तक नहीं मिली होगी, जो स्पेशल तरीके से इतने क्वालिटी कंटेंट तरीके से आपको दिया जा रहा हो। तो लाइक बटन अभी तक नहीं दबाया है तो अब तो विश्वास करिए कि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और हेलो शिक्षा लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जीएसटी बिल में कितने स्लैब होते हैं? अब देखिए जीएसटी के स्लैब समझते हैं। 4 स्तरीय जीएसटी होती है, 4 स्लैब होते हैं। अब इसमें होता क्या है जीएसटी में? 4 स्लैब आपने देख लिया। स्लैब 5%, 12%, 18% और 28%। अब इसमें करना क्या हमको, एक बार समझिएगा। आप इस ग्राफिक्स को पढ़िए, मैं अभी आपको पूरा समझाता हूं कैसे होना है। टाइप ऑफ जीएसटी। सीजीएसटी जो केंद्र सरकार सेंट्रल टैक्स लगाती है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, आईजीएसटी सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलाकर के इंटीग्रेटेड जीएसटी लगती है, और यूटी का मतलब होता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, दमन दीप, दिल्ली, पुदुचेरी, जो है अंडमान निकोबार, इन सभी पे जो है, जो हमारा लद्दाख वगैरह, यहाँ जो जीएसटी लगेगी उसे यूटी जीएसटी कहते हैं। यह तो चारों कोड है, यह भी पूछा है बार बार, और चारों स्लैब यहाँ पर है। पृथ्वी से सबसे करीब कौन सा मंडल है? भैया मंडल तो एक नंबर पीसीएस में पूछ रहा है तो आपके यहाँ भी पूछेगा जरूर। ओजोन परत पीसीएस में पूछा हुआ था कि ओजोन किस मंडल में है, तो समताप मंडल में, यह प्रश्न आया हुआ था। और आप में भी जो है सबसे करीब तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहर मंडल, यही 5 मंडल है। अब कहेंगे सर कोई ट्रिक बता दो हम आसानी से याद कर दें, तो एक ट्रिक याद रख लीजिए कि छोड़ सबको मैं आया बाहर। क्या बात है, छोड़ सबको मैं आया बाहर। भैया सबको छोड़कर बाहर आएंगे तो क्या होगा, देखिएगा जरा। छोड़ सबको जब मैं आया बाहर तो छो से क्षोभ मंडल, स से समताप मंडल, मैं से मध्य मंडल, आया से आयन मंडल, इसका नाम तापमंडल का नाम आयन मंडल भी होता है, और बाहर से बहिर्मंडल। गजब का ट्रिक है। और किस मंडल में क्या कार्यक्रम होता है विस्तृत तरीके से चैनल पर मैंने बताया, आप उस वीडियो को देखिए। लेकिन यहाँ पर फिलहाल इतना ही और आगे बढ़ते हैं। भारतीय रोड व्यवस्था में रोड के कितने प्रकार होते हैं? रोड के प्रकार दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक राष्ट्रीय राजमार्ग है और एक राज्य राजमार्ग है, और 3 जो है जिले की सड़कें, डिस्ट्रिक्ट सड़कें और ग्रामीण सड़कें। यहाँ जो है जिला सड़क नहीं लिखा गया है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे होता है, इसको जरा सा याद रखिएगा। हट क्यों रहा है आपके सामने से जो है ना, आप लोग ज्यादा नजर यहाँ गड़ा दे रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा इमेज हट जा रहा है भाई, ये भी तो बात है। अब ये रोड कौन सा हमारे एडिटर ने डाल दिया, ऐसी रोड तो भारत में नहीं है। अगर रोड है तो ऐसा सूटकेस नहीं है, और सूटकेस है तो सूटकेस वाली क्या यार, टाइम बर्बाद ना करवाओ भाई, आगे बढ़ाओ। और ये देखिए हाईवेज हैं। अब भैया ये बात, ये रोड देखिए क्या गजब की टेक्नोलॉजी है दोस्तों, देश से बाहर नहीं जानी चाहिए वाली टेक्नोलॉजी, जापानी टेक्नोलॉजी। और ऐसा रोड हमारे इंडिया में ही होता है, बीच में पानी भी है, तमाम तरह के नदी और घाटियां भी, और रोड भी। खैर आगे बढ़ते हैं भाई, गजब की बात। निम्न में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में नहीं है?
विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज नॉट इन द वेस्टर्न घाट। अब कहेंगे ये कैसे याद करें, तो पश्चिमी घाट में कौन है और कौन पूर्वी घाट में है, एक बार याद कर लीजिए, सब मामला क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। पहाड़ियां पश्चिमी घाट की यहाँ पर लगी हैं, पूर्वी घाट की, और पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां यहाँ पर लगी हैं, पूर्वी भारत की, याद रखिएगा, है ना, गारो खासो जयंतिया वाली। तो अब देखिए, नीलगिरी हिल्स, है ना, अन्नामलाई हिल्स और कार्डेमम हिल्स, तीन बड़ी पहाड़ियां तो आपने याद कर लिया पश्चिमी घाट की, और दुद्धा बेटी नीलगिरी की, अन्नामुड़ी चोटी जो है अन्नामलाई की। अब समझिए, पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट पे छोटी छोटी कई सारी पहाड़ियां आपको मिलेंगी, जैसे वरुशनादि हिल्स, पलानी हिल्स पूछता है ना, शिवराय हिल्स पूछता है, और नगारी हिल्स पूछता है, जो पूछता है वही है ना, नल्ला मला चोटी भी पूछता है। यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की थी। और लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह भी जरा ध्यान रखेंगे कि अब कहेंगे सर इसमें जरूरी कौन कौन सी है, तो इसको सबको याद नहीं करिए, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम, और यहाँ से पलानी पहाड़ियां याद रखिएगा, और इसी तरह पंचमलाई भी, पंचमलाई भी पूछता है, और एक पहाड़ी इसमें आपको दोस्तों दिखेगी नल्ला मलाई, यह याद रखिएगा। इधर से तीन, इधर से तीन, इधर से, और तीन गारो खासी जयंतियां मेघालय वाली तो आपकी जुबान पर होना चाहिए, एकदम बोलो जुबा केसरी जैसी याद होनी चाहिए हमेशा जुबान पर, गारो खासू जयंतियां तीनों यहाँ पर आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न आता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना कितने वर्ष के व्यक्तियों को दी जाती है? इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम इज गिवन टू द पर्सन ऑफ हाउ मेनी? 60 से 79 वर्ष के बीच की आयु के लोगों के लिए 500 रुपया प्रति माह की भारी राशि दी जाती है। इस 500 रुपये में 60 से 79 के लोग की उम्र वाले ऐश करते हैं, जिनकी आयु 80 वर्ष की ऊपर हो जाती है उनको 800 रुपये की सरकार भारी राशि देती है। अब समझिए दोस्तों, क्या ही कहा जाए सरकार की और क्या कहा जाए लोगों की। अब देखिए दादा, इस उम्र में जो है इस तरह से काम करने के लिए मजबूर हैं, इन्हें देखकर एक तरफ तो प्रेरणा मिलती है मेहनत करने की, लेकिन दूसरी तरफ कष्ट भी होता है कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम अपने बुजुर्गों को एक सम्मानजनक पेंशन और एक सम्मानजनक जीवन नहीं दे सकते हैं। ये बात समझिएगा, यह इमेज हमें दो चीज का मैसेज देता है। एक तो प्रेरणा देता है कि हम जवानी में मेहनत जितनी नहीं कर सकते उतने ये बुढ़ापे में करके दिखा रहे हैं, हमें और संघर्ष करना चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। यह तो रही पॉजिटिव बात इस इमेज की। निगेटिव बात कि क्या हम इतने भी मतलब गड़बड़ स्थिति में है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकते, उन्हें उचित पेंशन। अब सोचिए 500 रुपये में क्या ही होने वाला है इस महंगाई में। अगर जरा सी खांसी की दवा लेने गए तो 500 रुपए की दवा डॉक्टर लिख देगा, तो इस पेंशन से क्या होने वाला है? एक सम्मानजनक पेंशन बुजुर्गों को मिलनी चाहिए दोस्तों। ये मेरा व्यक्तिगत विचार था। आप आगे बढ़िए प्रश्नों की तरफ। कुछ प्रश्न दोस्तों इमोशनल कर देते हैं, लेकिन उन पर हम ज्यादा समय नहीं देंगे, बाकी वो आप पर मैं छोड़ता हूँ कि इस पर क्या सरकार का स्टंट होना चाहिए। बाकी आप एग्जाम की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हुए, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? हु वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू गेट द भारत रत्न? अब समझिए, यम सुब्बुलक्ष्मी नाम सुना होगा आपने, पूरे नाम पे ध्यान न दीजिए, यम सुब्बुलक्ष्मी बस याद रखिएगा, पूरा नाम याद करेंगे तो ये नाम बहुत बड़ा हो जाता है। सुब्बुलक्ष्मी फेमस है ना। मदुरई तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक संगीत गायिका थी। वह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार थी, है ना। उनका इमेज यहाँ पर मैंने आपको लगाया भी है, जो है ये भी याद रखिएगा। और 1974 में एशिया का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इन्हें मिला था। इनके बाद पंडित रविशंकर को मिलता है संगीत में, बिस्मिल्लाह खान को मिलता है, और पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न मिलता है, और लता मंगेशकर को भी मिलता है। याद रखिएगा, यह संगीतकार थे। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। तो लीजिए, सबका लिख करके यहाँ लगा हुआ है। राष्ट्रपति 35, उपराष्ट्रपति 35, प्रधानमंत्री 25, मुख्यमंत्री 25, राज्यपाल भी 35, चूंकि ये भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रैंक पर ही काम करते हैं। लोकसभा 25, चूंकि ये जो है आपके राज्यसभा और लोकसभा एक उम्र होती है, और इसी तरह से राज्यसभा 30 वर्ष हो जाती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें डिफरेंस केवल राज्यसभा की है, बाकी 25-35 वाला आंकड़ा तो आप याद रख ही लेंगे। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता की बात की गई है। कहेंगे सर ये है क्या? यह कहता है कि हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यानी विवाह के जो रीति रिवाज है या विवाह का जो कानून है, तलाक का कानून है, दत्तक पुत्र लेने का कानून है, वह एक जैसा सबका हो जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अलग अलग धर्मों का अलग अलग व्यवस्था न रहे, यह कहता है। यह देखिए इमेज में फिर से वही लगाया हूँ क्योंकि रोज पूछता है ये। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? तो कोशिका भित्ति देखिए, जैसे ऊपर लगी हुई है भित्ति, तो सेल वाल, तो सेल वाल का सबसे पहले तो जान लीजिए कि आकृति प्रदान करती है और प्रोटोप्लाज्म इसकी रक्षा करता है। यही ऊपर है कोशिका भित्ति।
2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में थी? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश 20 करोड़ के साथ, और सिक्किम 10 लाख पूछता है बार बार। और दिल्ली की बात करें तो यूटी में, दिल्ली में 1.67 करोड़ सबसे ज्यादा, और लक्षद्वीप की बात करें तो 64,000 न्यूनतम। यूटी का डेटा इधर और स्टेट का डेटा इधर। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें विधानसभा, चूंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सिक्किम में न्यूनतम है तो 32 सीटें विधानसभा, याद रखिएगा, ये भी पूछता है। मिजोरम 6 लाख पे ध्यान न दीजिए, इसलिए कि बार बार ऑप्शन में सिक्किम पूछता है, मिजोरम नहीं पूछता है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो इसमें कंफ्यूजन दो हो जाता है कि अर्थशास्त्र क्या, एक अर्थशास्त्र बुक हमारे यहाँ जो चाणक्य थी, जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री रहते हैं, कौटिल्य विष्णुगुप्त नाम से जाना जाता है, और ये चाणक्य साहब जो है अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखते हैं। और यह बुक केवल अर्थशास्त्र नहीं रहती है, बल्कि यह राज्य को चलाने के पूरे सिद्धांत होते हैं, अर्थशास्त्र। लेकिन एडम स्मिथ जो है, ये ब्रिटिश नीतिवेत्ता और दार्शनिक है। इन्हें अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का पिता इन्हें कहा जाता है, यह याद रखेंगे। अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स के पिता दोनों अलग अलग। पंडित बिरजू महाराज कौन सा पद्म अवार्ड मिला है? पंडित बिरजू महाराज को विच पद्म अवार्ड हैज बीन गिवन टू द पंडित बिरजू महाराज? अब समझिए, कथक सम्राट जो है पंडित बिरजू महाराज को अपने क्षेत्र में पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान दिया गया है, ये पंडित बिरजू महाराज। और ये तमाम जो है भारत के नृत्य, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसा ओडिसी, सत्रिया असम और केरल मोहिनीअट्टम। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार कर्तव्य दिया गया? वही 76 वाला मैंने बताया था, प्रश्न रिपीट कर रहा है बार बार। हर शिफ्ट में आप देख पा रहे होंगे, आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कौन से प्रश्न बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये मेरा सिर्फ यही मोटो है, मैं इन प्रश्नों को हटवा भी सकता था, लेकिन मैंने कहा कि पूरे पाली के सारे प्रश्नों को डाला जाए, ताकि बच्चों को यह अंदाजा लगे, यह एक माइंडसेट बने कि कौन से प्रश्न बार बार आ रहे हैं। पांड्य वंश की राजधानी कौन सी थी? विच वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्या डायनेस्टी? तो पांड्य की राजधानी मदुरा थी, जो मथुरा का अंकुरण नाम पर रखा गया था उत्तर भारत में, यह ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, पहलव हैं, राष्ट्रकूट हैं, चोल हैं, पांड्य हैं और चालुक्य हैं, दक्षिण भारत के राजवंश मैप पर। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में हुआ था, और जो अर्जेंटीना वाले लियोनेल मेसी मैंने जो आपको बताया था, वह विजेता होते हैं फीफा विश्व कप के, आपने देखा था अर्जेंटीना, और यह उनकी टीम है, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग में फायरिंग किसने करवाई थी? तो यही चोर है दोस्तों, जो उनको मैंने बताया था, जलियांवाला बाग, जो कई बार मैं बताता हूँ कि जलियांवाला बाग का गुनहगार जनरल डायर था। जनरल हटा दीजिए, जलियांवाला बाग का गुनहगार यहाँ पर लिख दीजिए चोर डायर था, क्योंकि इन्होंने ही धोखे से फायरिंग करवाई थी। ये देखिए, निहत्थे लोग जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में इकट्ठा हुए हैं, और यह जो है सब अंग्रेजों के सैनिक फायरिंग कर रहे हैं, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। रॉलेट एक्ट में डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी हुई थी, इसी का विरोध करने के लिए ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। भारत की सीमा किस देश से सर्वाधिक लगती है? तो मैंने बताया था बांग्लादेश। प्रश्न बार बार रिपीट कर रहा है ये भी, है ना। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जीवों की उत्पत्ति या विकास क्रम, चार्ल्स डार्विन। पीएम युवा योजना कब लागू होती है? तो पीएम युवा योजना, युवा प्रधानमंत्री योजना कब लागू होती है? क्योंकि दोस्तों ये कीवर्ड जो है आप ही लोगों द्वारा जो मिलता है, पूरा तो मिल नहीं पाता, कुछ मिलता है, लेकिन उसी से मैं पूरे कंटेंट को तैयार करने की कोशिश अपनी टीम के साथ मिलकर करता हूं। तो योजना का नाम जो है युवा प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन होता है। आरंभ तिथि 21 को होती है जो योजना, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी युवाओं को जो है 50,000 से रुपए की धनराशि 6 माह तक प्रदान करना योजना का लाभ है, याद रखिएगा, कोई उद्यम करने के लिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, नैनीताल जिले में। यह भी प्रश्न बार बार पूछता है। लवलीना बोरगोहन को किस खेल से संबंधित है? लवलीना बोरगोहन जो है बॉक्सिंग से संबंधित है, यह है लवलीना बोरगोहन। आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग होता है? हाइग्रोमीटर, या हाइग्रोमीटर को आर्द्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया था। यह आपके सामने हाइग्रोमीटर है, यह आर्द्रता नापता है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का मतलब कि हवा में नमी कितनी है या हवा में जल की मात्रा कितनी है। बरसात में यह बढ़ जाती है और गर्मी में यह घट जाती है, आप जानते हैं। अल्टीमीटर ऊंचाई नापते हैं। अमीटर विद्युत धारा, अनिमियोमीटर वायु वेग, ऑडियोफोन श्रवण शक्ति, बाइनाक्यूलर दूरस्थ शक्ति, है ना। उसके बाद बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, और क्रेस्कोग्राफ जो है पौधे की वृद्धि नापता है। 10 मई तक आ चुके हैं दोस्तों, जल्द ही हम इस सेशन को समाप्त करेंगे और इसी तरह से लगातार सारे प्रश्नों को चलाते रहेंगे। अगर अपना धैर्य अभी तक आप बनाए हैं, अगर आप इसको देख नहीं पा रहे हैं दोस्तों, तो सुनिए, लगा करके आप खाना बना रहे हो हॉस्टल में, या फिर कुछ और पढ़ रहे हो, या फिर घूम रहे हो, टहल रहे हो, रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो,
कहीं पर भी इस वीडियो को ईयरफोन में लगा करके सुनिए, ऑडियो बुक की तरह सुनिए। यह आपके परीक्षा के लिए रामबाण वीडियो दोस्तों। यह देखना कष्टकारी हो सकता है, यह थोड़ी सी तकलीफ यह वीडियो आपको दे सकती है लंबी होने की वजह से, लेकिन यह जान लीजिए कि यह वीडियो मात्र एक वीडियो नहीं है, यह आपके परीक्षा को पास करने की कुंजी है, सफलता की एक की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आज की मेहनत कल की किस्मत बदलती है, आपकी किस्मत को बदलती है, भविष्य को बदल देती है ना। बार बार वही बात कि मैं कहता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, एक दिन परीक्षा भी टॉप होगी और उस रिजल्ट को स्टेटस पर लगाने का मजा भी आएगा। तो लगे रहिए दोस्तों। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की जनगणना वृद्धि किस राज्य में हुई थी, वह पूछ रहा है। 10 की जनगणना वृद्धि, तो जनगणना वृद्धि राज्यों में पूछे और यूटी में पूछे, तो मेघालय में सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि हुई थी, है ना। और सबसे न्यूनतम नकारात्मक वृद्धि नागालैंड में हुई थी। यूटी की बात करें तो दादर नागर हवेली में सबसे ज्यादा हुई थी, और लक्षद्वीप की बात करें तो जो है लक्षद्वीप में न्यूनतम हुई थी, है ना। ये जो है, अब भारत जो है चीन के बाद दूसरा आबादी वाला देश था 2011 में कहा गया, लेकिन WPR अभी जो कह रही है कि भारत जो है 1 पर आ गया है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो अमजद अली खान जो है सरोद वादक हैं, जिनकी इमेज आपको यहाँ पर लगी हुई है। बाकी ये लिस्ट मैंने कहा था कि बार बार दिखाऊंगा, यहाँ से प्रश्न बार बार आ रहा है। रोपर कृषि कहाँ की जाती है, वेयर इज द रोपर फार्मिंग, तो रोपर का मतलब कि रोपाई करना। रोपर कृषि पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है, पश्चिम बंगाल या और भी ऐसे नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों में, इलायची पहाड़ियों में, जहां पर चाय, रबड़, नारियल आदि फसलों की रोपाई होती है। और ऐसे किसान कहाँ होते हैं, अगर जरा मिले तो हमें बताइएगा। इस तरह के किसान हमने तो नहीं देखा, गजब दशा है दोस्तों। रोपर कृषि या बागाती कृषि, ये लोग केवल तैयार होकर सीधे पार्लर से उतरते हैं और खेत में आते हैं और ऐसे फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, और किसान होते नहीं, बेवकूफ बनाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आईसीसी ओडीआई वनडे वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो आईसीसी ओडीआई वनडे वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी इंडिया कर रहा है, भारत कर रहा है, ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न आएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का युद्ध जो है, तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय, तराइन का तृतीय, तीनों युद्ध आप ध्यान दीजिएगा। तो सरहिंद भटिंडा वर्तमान पंजाब में होता है, तराइन का युद्ध लड़ा जाता है, और 1191 में और 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध होता है। फिर इसके बाद जो है तराइन का द्वितीय युद्ध जो है, पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके जो है गौरी विजय करता है, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। दोनों युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। तराइन का युद्ध जो है उसका नजारा है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो पुंगचोलम मणिपुर का एक लोक नृत्य है, यह भी प्रश्न याद रखिएगा। प्रमुख लोक नृत्य यहाँ लगाए हैं, आप चाहे तो इसको एक बार देख सकते हैं। इमेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है लोक नृत्य वाला, इसको रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों। कथकली कहाँ का नृत्य है, जो है वेयर इज द कथकली डांस, कथकली कहाँ का नृत्य जान रखिएगा। कथकली केरल का है, बार बार पूछा हुआ है, और शास्त्रीय नृत्य के रूप में है, यह उत्तेजक प्रकार का नृत्य है। प्रमुख कलाकार कृष्ण नायर, माधवन आनंद, शिवरामन, मृणालिनी सारा भाई, इनको भी जरा सा ध्यान रखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो प्रार्थना समाज भारतीय नौजवान के दौर में जो है इसकी स्थापना जो है दोस्तों आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे ने मिलकर के 1867 में जो है, इसको याद रखिएगा। इतिहासकार आरजी भंडारकर भी रहते हैं, मुंबई में इसकी स्थापना करते हैं 1867 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आत्माराम पांडु, याद करने का ट्रिक मैंने बताया था। प्रार्थना हमेशा कहां से करेंगे दोस्तों, आत्मा से करेंगे। ये देखिए ये वाला इमेज, यहाँ से प्रश्न आ रहा है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, विच स्टेट द हाईएस्ट रेनफॉल एरिया, फिर वही बात, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी पर जो मासिम राम मेघालय है, आप जानते हैं, जो है असम गुवाहाटी शिलांग वाला एरिया, जहाँ चेरापूंजी में है, और यहीं पर सर्वाधिक वर्षा होती है। वही डेटा मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये देखिए लिंगानुपात की बात करें, वही फिर से प्रश्न आया हुआ है। केरल की 84 सर्वाधिक, हरियाणा की 877, बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इन पर हम समय नहीं देंगे। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द पीएम स्वनिधि योजना, तो पीएम स्वनिधि योजना जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है, याद रखिएगा। सोनल मानसिंह जो है किस शास्त्रीय से संबंधित है, तो भरतनाट्यम। ये देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सोनल मानसिंह, देखिए प्रश्न मैंने बताया था इसके पहले और स्क्रिप्ट में, और सोनल मानसिंह यहाँ पूछा हुआ है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, याद करेगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है, यहाँ से प्रश्न आ रहा है। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन है, 1 नंबर गेन करिए।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 32 को जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, और इसी को संविधान की आत्मा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। यह पूरा वही जो मैंने आपको बताया दोस्तों, वही देखिए फिर से यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से बार बार प्रश्न आ रहे हैं। संथाल जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? संथाल ट्राइब इज फाउंड इन विच स्टेट? तो संथाल जनजाति ध्यान रखिए झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब रखा गया था? टीबी टिल व्हेन टारगेट जो है टीबी कब तक का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीबी मुक्ति भारत का लक्ष्य रखा गया है। टीबी फ्री इंडिया की। रज पर्व किस रज पर्व जो है उड़ीसा का आप समझते हैं, रज पर्व किस वर्ष मनाया जाता है? रज पर्व मानसून की शुरुआत में पृथ्वी के नारीत्व के जश्न को मनाने का एक अनूठा त्यौहार है, उड़ीसा में मनाया जाता है। स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार वाला बार बार ये प्रश्न पूछता है। अब समझिए, हे राम, महात्मा गांधी, हुल इफ इंडिया डाइज, नेहरू, साम्राज्यवाद का नाश तो भगत सिंह, जय जगत जो है विनोबा भावे, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मंगल पांडे, मारा फिरंगी, दास्ता के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, सुभाष चंद्र बोस, और कश्मीर चलो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, काम अधिक बातें कम संजय गांधी, है ना, देश की पूजा ही राम की पूजा है मदन लाल ढींगरा, है ना, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, देश बचाओ देश बनाओ पीवी नरसिम्हन। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कितने मीटर भाला फेंका था? तो 87.58 मीटर भाला फेंक करके इन्होंने गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में जीता था। ऐतिहासिक दिन भारत के लिए। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो डिजिटल राज्य समझिए डिजिटल स्टेट, जिसके पास अपने खुद का के फोन इंटरनेट है, जिसके पास खुद का अपना सी स्पेस जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म है, और वह राज्य है दोस्तों केरल। भारत का पहला केरल को औपचारिक रूप से जो है केरल को देश का डिजिटल स्टेट घोषित कर दिया गया है। 11 मई की तरफ सफर चल चुका है दोस्तों, हम लगातार अपने मंजिल की तरफ है। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, और मैं बताता हूं कि ये प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है। इतना ही जान लीजिए कि जीडी में मैंने इसी तरह से 56 शिफ्ट के जो चलाए थे स्पेशल सेशन, वहां से प्रश्न बहुत सारे बने थे। सीएचएसएल वालों को लाभ मिला, सीआरपीएफ वालों को लाभ मिला, एमटीएस में भी लोग उस वीडियो से बेनिफिट ले रहे हैं। उस तरह से एमटीएस की यह वीडियो, एमटीएस के आने वाली जो शिफ्ट की परीक्षा उनमें तो रामबाण ही होगी। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, याद रखिएगा। द मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? द मोजार्ट ऑफ मद्रास ए.आर. रहमान को कहते हैं। सत्य शोधक समाज, वही सत्य की ज्योति बुझती नहीं है, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। कब इसकी स्थापना हुई थी पूछ रहा है यहाँ पर प्रश्न में? तो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना होती है, और ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का इमेज यहाँ पर लगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? वेयर इज द हुमायूंस टॉम्ब? तो हुमायूं का मकबरा जो है, हुमायूं का टॉम्ब जो है दिल्ली, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कब्र है, और इसे हुमायूं की पहली एवं प्रमुख पत्नी महारानी बेगम ने बनवाया था। बहुत ही उद्यान टाइप का मकबरा, बहुत सुंदर जगह है दोस्तों, आप देख सकते हैं। बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ बाजीराव फर्स्ट फादर? तो बाजीराव प्रथम को सभी 9 महान पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनके पिता का नाम बालाजी विश्वनाथ था। ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, इनका फैमिली ट्री मैंने बताया है, आप इसको एक बार देखिएगा। शिवाजी, इनके 2 बेटे संभाजी और राजा राम, संभाजी के बेटे साहू जी, और राजा राम के संभाजी और शिवाजी, और फिर राजा राम द्वितीय। यही से प्रश्न पूछता है बार बार, इसको ध्यान रखिएगा। ये फैमिली ट्री एक बार याद रखिए जो है। हिमालय की नदियां किस प्रकार की है? तो हिमालय की नदियां जो है सदावाहिनी, हमेशा बहने वाली, 12मासी और सदा नीरा, यह 3 प्रकार की नदियां हिमालय के प्रश्न पूछता है बार बार। सदावाहिनी का मतलब जो कभी न रुके, 12मासी 12 महीना बहे, सदा नीरा जिनमें हमेशा जल मिले। क्यों जल मिलता है? क्योंकि ये बरसात नहीं बल्कि हिमालय के ग्लेशियर से चलती हैं, और ग्लेशियर पे हमेशा बर्फ यहाँ जमी रहती है, और यह बर्फ पिघल कर इन्हें हमेशा जल की आपूर्ति देती रहती है। पूरी नदियों का मैप लगा है, आप चाहें तो एक बार इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, आप अच्छे से जानते हैं। मगध साम्राज्य और उसके 8 जो है बाकी जो 16 महाजनपद थे उनकी राजधानी मैंने यहाँ दिया है। यह लिस्ट मैंने इसके पहले भी आपको दिखाया था, वही यहाँ पर प्रश्न रिपीट किया है। चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? विच इज द लीडिंग कंट्री इन द राइस प्रोडक्शन? अब समझिए, तो चावल उत्पादन में अग्रणी देश जो है चीन है, याद रखिएगा। चावल उत्पादन में अग्रणी देश। भारत के चावल उत्पादन वाले राज्यों के बारे में मैंने यहाँ पर देखिए मैप बनाकर दिया है। प्रमुख क्षेत्र यही है जहाँ पर बरसात अच्छी मात्रा में होती है,
कुछ पश्चिमी तट पर भी चावल उत्पादन होता है। कथकली किस प्रकार का लोक नृत्य है? कथकली इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, किस राज्य का है? बात समझिएगा। कथकली केरल का जो है लोक नृत्य है। ये भी प्रश्न में रिपीट किया था बार बार। पानीपत का तीसरा युद्ध, तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ के बीच लड़ा गया था 1761 में। यह नजारा युद्ध का है, ध्यान रखिए। पंडित बिरजू महाराज का प्रश्न देखिए रिपीट किया हुआ है। ये भी देखिए प्रश्न रिपीट किया हुआ दोस्तों, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। कल्याणी अम्मा किस नृत्य से संबंधित है? तो कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम से संबंधित है। मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य है। भगवान विष्णु ने केरल के सागर तट पर मोहिनी रूप धारण करके मोहिनी अट्टम नृत्य किया हुआ था। कटीले वन एवं झाड़ियां भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो कटीले वन एवं झाड़ियां वहां पाए जाएंगे, कैक्टस वहां पाए जाएंगे जहां पर बरसात 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होगी, जो है सेंटीमीटर से भी कम होगी। याद रखिएगा, यही कटीले वन एवं झाड़ियां वाला जो है मरुस्थली वन, कटीले वन और झाड़ी पाए जाते हैं। पूरे वनों को मैंने मैप पर कराया है, इन्हें देखिए। आज जो है स्पीड ये जो है मैराथन है, इसमें इन पे मैं बहुत टाइम नहीं दूंगा। मौसमी बेरोजगारी के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक प्रश्न आया हुआ था, इसको आप देखिएगा, स्क्रीन रोक करके मुझे इसका उत्तर बताइए कौन सा सही है। चारों उत्तर मैंने लगाया यहाँ पर, चारों ऑप्शन। मौसमी बेरोजगारी मौसम या कृषि पर निर्भर करती है, यह जरा सा ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर इसका सही होना चाहिए। जो लोग कृषि पर निर्भर नहीं रहते आमतौर पर इस प्रकार की बेरोजगारी का सामना नहीं, ये गलत है। और उसके बाद यह मुख्य शहरी क्षेत्रों में है, यह भी गलत है। कुछ महीने रोजगार रहता है लेकिन बाद में नौकरी नहीं मिल पाती, यही मौसमी बेरोजगारी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? वही दोबारा प्रश्न देखिए रिपीट किया है। 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आती है। योशांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? योशांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो योशांग मणिपुर का त्योहार है दोस्तों। समारोह में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ आते हैं और जब ऐसा नजारा हो तो योशांग त्योहार ऑलरेडी खूबसूरत है ही। मुगल किसके वंशज थे? हुज जो है डिसेंडेंट वेयर द मुगल? तो गुलाब खिले तो सांस लो, तो मुगल जो है एक ट्रिक देखिए दिल्ली सल्तनत वाला है, और मुगल तो एशिया से तुर्क मंगोल के मूल निवासी तैमूरी वंश की एक शाखा थे, याद रखिएगा। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? बार बार बोलता हूँ 50-50 कर लीजिए। 50-50 क्या होता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अपने शक्तियों का पृथक पृथक बंटवारा कर ले, यही है आपका अनुच्छेद 50। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो दो लोग होते हैं, एक तो अगर अंग्रेज पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, और भारतीय पूछेगा तो सी राजागोपालाचारी। मैंने यहाँ पर दे रखा हुआ है। जो है माउंटबेटन अंग्रेज गवर्नर जनरल रहते हैं, अंतिम गवर्नर जनरल, लेकिन अंतिम भारतीय कौन थे? तो सी राजागोपालाचारी, जो महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं। लता मंगेशकर जी ने अपना पहला गीत किस भाषा में गाया था? तो मराठी भाषा में गाया था, यह भी प्रश्न में पूछा हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था और बख्तियार खिलजी से ध्वस्त किया था, आप जानते हैं। बिहू वाला देखिए प्रश्न रिपीट किया हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। 12 मई तक आ चुके हैं दोस्तों, बस जल्दी ही 12 के बाद जो है फिर 15, फिर उसके बाद 16, 17, 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। लगभग आपका सेशन खत्म होने वाला है, और अभी तक अगर आप वीडियो में बने हैं तो पूरे जोश के साथ दोस्तों लगे रहिए। मैं कहता हूं कि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में जो अभी तक वीडियो के साथ बना है उसके लिए बस इतना ही दोस्तों कहना है कि वह ये जो समय आप दे रहे हैं, यह समय नहीं, यह परीक्षा में नंबर दिलाएगा आपको, यह मिनट नहीं, यह नंबरों की संख्या है, आप जान लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है दोस्तों। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? मोहिनी अट्टम केरल वाला। देखिए अभी प्रश्न रिपीट करता है 12 मई को। जो प्रश्न रिपीट कर रहा है आप उस प्रश्न के वैल्यू को समझ सकते हैं दोस्तों। लोथल शहर किस नदी के किनारे है? तो लोथल शहर जो है गुजरात नदी, गुजरात का एक बंदरगाह है लोथल, और जो भोगवा नदी के किनारे है। यह देखिए लोथल बंदरगाह का इमेज, यह नदी बह रही है और बीच में बंदरगाह है, और सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो है स्थानों के बारे में यहाँ बताया हूँ, आप चाहें तो वीडियो रोक करके देख सकते हैं। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नंगल बांध आप जानते हैं कि भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, इनसे बार बार प्रश्न आता है। तो भाखड़ा नंगल बांध की बात करें तो सतलज नदी, हीराकुंड की बात करें तो हीराकुंड महानदी, और भागीरथी टिहरी नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नंगल, सबसे बड़ा जो है सबसे उड़ीसा राज्य सबसे लंबा बांध पूछे तो हीराकुंड बांध, सबसे ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी बांध, तीनों याद रखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। बार बार फिर वही बताऊंगा कि प्रार्थना समाज कैसे करेंगे प्रार्थना? आत्मा से करेंगे प्रार्थना, तो आत्माराम पांडुरंग करते हैं प्रार्थना समाज। यह हिंदू प्रार्थना समाज का लोगो है, आप इसको भी देखिए। पश्चिमी विक्षोभ भारत में कहां से प्रवेश करता है?
बड़ा डिटेल में पढ़ाया हूं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कम समय में बताऊंगा कि यह देखिए जो है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से हवाएं उठती हैं, गर्म हवाएं, और यह जल लेकर के यहाँ से बरसात करते हुए भारत में उत्तर पश्चिम से होकर के भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में बरसात करती हैं। याद रखिएगा, यहीं से प्रवेश करता है, उत्तर पश्चिमी भाग में प्रवेश करता है, और यहाँ पर जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो है पश्चिमी इलाकों में बरसात खूब होती है इससे। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की बात करें तो होम रूल लीग जो है, एक जो है एनी बेसेंट और एक जो है आपके बाल गंगाधर तिलक साहब, ये लोग जो है होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। बेलगाम इंडियन होम रूल में शुरुआत हुई। संविधान में सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? तो भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 47 तक सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। वहीं पर 214 में हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, इसकी बात की गई। फूलों के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? फूलों में 3 भाग, कौन कौन से दोस्तों? 3 और 4, इसको भी ले लीजिए। स्त्री केसर, पुंकेसर, पंखुड़ी और बाह्यदल। स्त्री केसर बीच वाला भाग आप यहाँ पर देख रहे हैं, पुंकेसर इसके ऊपर वाला पुंकेसर, और पंखुड़ी ये वाला एरिया है, और बाह्यदल ये पत्ते बाह्यदल आपके, यह फूलों के भाग। यह देखिए जनगणना वाला प्रश्न, वही रिपीटेड प्रश्न है। लौह स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो लौह स्तंभ दिल्ली के महरौली में स्थित है, यह भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से 1 नंबर तैयार होता है। ओजोन परत कहाँ है? समताप मंडल में, मैंने इसके पहले बता दिया हूँ। रुक्मिणी देवी अरुणडेल को किस वर्ष पद्म पुरस्कार दिया गया? मैंने कहा था ना कि बार बार घुमा रहा है। यह देखिए 12 मई को फिर वही रुक्मिणी देवी अरुणडेल, तो इन्हें किस वर्ष? 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सरोजिनी नायडू को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भारत कोकिला। उसी तरह से बापू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, सरोजिनी नायडू भारत कोकिला, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मदन मोहन मालवीय महामना, देश बंधु चित्तरंजन दास, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा। किस मुगल सम्राट ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो गाजी की उपाधि जो है खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने धारण की थी, यह बाबर है। वही पानी पिया, खाना खाया, घर गया और मर गया। सीमा सड़क का विकास किस संस्थान द्वारा किया जाता है? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और यह जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है। जान लीजिए, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत बीआरओ काम करता है, और बीआरओ जो है दूरस्थ बॉर्डर वाले एरिया में रोड बनाता है। अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? तो मानव खरीद फरोख्त, यानी कि 23 और 24 के बारे में बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और शोषण करने पर रोक लगाता है। बालात श्रम और अन्य बालात श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। बच्चों को काम पर न भेजें, अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। विश्व बालात श्रम दिवस 12 जून को मनाया जाता है दोस्तों, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्लाह रखा किस वादन से संबंधित है? तो अल्लाह रखा जो है तबला वादक थे, और यह अल्लाह रखा साहब है, तबला बजाने के जो रहे, ताली बजा करके, अल्लाह रखा को याद रखिएगा, और यह बार बार पूछता है, यह भी यहाँ पर लगा हुआ है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो प्रमुख मुगल और मराठाओं के बीच की संधि, सूरत की संधि 75 में 1775, और 76 में पुरंदर, 82 में सालबाई, और बेसिन 1802 में, और देवगांव की संधि 1803 में। याद रखिएगा। केरल का नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो केरल विशु, याद रखिए विशु। मलयालम केरल का प्रमुख भाषा होने के कारण विशु को कभी कभी मलयालम के नववर्ष के रूप में मनाते हैं। लेकिन पुथांडु की बात करें तो पुथांडु को तमिलों द्वारा नववर्ष मनाया जाता है। पोइला बोईसाख की बात करें तो बंगालियों द्वारा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और गुड़ी पड़वा की बात करें तो महाराष्ट्रियन जो है कोंकणी क्षेत्र वाला कोंकणी लोगों द्वारा मनाते हैं। 1973 से 85 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वही वारेन हेस्टिंग, फेमस वाला, ये बैठा हुआ है ऐसे, और वारेन हेस्टिंग जो है 1773, यहाँ 19 हो गया है गलती से, ऐसे कर लेंगे। 1773 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल रहता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मैसूर कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर नेशनल पार्क, याद रखेंगे। 15 मई, लगातार सफर जो है दोस्तों अपने खात्मे की तरफ है, लेकिन यह अंत आपके एक उज्जवल भविष्य की, यह नई शुरुआत के संदेश को लेकर आएगा। मैं बार बार यही कहता हूं कि आज की मेहनत कल की सफलता बनने वाली है। आज अगर आप जा रहे हैं, एक दिन में नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, यह मेरा दावा है। और यह वीडियो आपके हर एक परीक्षा में रामबाण साबित होने वाला 2023-24 में जो भी एग्जाम होने वाले हैं। देखिए 2022 का शीतकालीन ओलंपिक किस शहर में हुआ था?
तो मुस्कुराता हुआ पांडा और चलने वाली चीनी लालटेन जो है, और शहर का नाम क्या था, बीजिंग। यह दोनों इसके लोगो थे, और यह बीजिंग शहर में 2022 का ओलंपिक हुआ था। और पेरिस ओलंपिक 2024 की मेजबानी करने वाला लॉस एंजलिस में, और जो है 2028 वाला, दोनों आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। वही देखिए जाइलम फ्लोएम, प्रश्न रिपीट किया है बार बार, इसको भी याद रखेंगे। संक्रामक रोग कौन कौन से है, तो जो रोग ऐसे हाथ मिलाने से और ये वाला काम करने से और इस तरह से छींकने से और एक दूसरे के कपड़े पहनने से कुत्ते बिल्लियों द्वारा फैले, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं, जिसे मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा और कोविड वाला कोरोना भी है दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा। बराबर की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो बराबर की पहाड़ियां बिहार के मखदुमपुर में स्थित है। जो है बराबर की पहाड़ियां आप ध्यान रखेंगे, यह देखिए बराबर की पहाड़ियों का एक दृश्य है। और भारत के काराकोरम पहाड़ी, कंचनजंगा प्रश्न पूछेगा आगे, मैं आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्किम वाली, लद्दाख जाकर पीर पंजाल का जो है ये भी पूछता है बार बार। अरावली, विंध्यन पहाड़ी, पश्चिमी घाट, मालवा, अन्नामुड़ी, वेस्टर्न घाट, कार्डेमम और ईस्टर्न पहाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे, प्रश्न वही बार बार रिपीट किया है। लच्छू महाराज जो है उत्तर प्रदेश के कथक से संबंधित थे। यश एआई का पूरा नाम क्या है, शाही का पूरा नाम क्या है, तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साईं बाबा नहीं बल्कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साईं का पूरा नाम है, यह जान रखिए। भारतीय खेल प्राधिकरण, और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जो है इसके हेड है। भारत में पहली हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में पहली हरित क्रांति की बात करें तो 1965 से 68 के बीच में यह होती है। और भारत में इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, यह स्वामीनाथन है, यह बोरलॉग साहब है। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। कानपुर से नाना साहब, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, फैजाबाद से मौलवी साहब जो है, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खान और फतेहपुर से अजीमुल्ला मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनके दमनकर्ता भी हैं, आप चाहें तो ये भी याद कर सकते हैं, डेट भी यहाँ पर मैंने दे रखा है, लूसेंट का इमेज लगा हुआ है, लूसेंट से आज भी प्रश्न बन रहे हैं। पुस्तक द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा किसके तो डैश द्वारा लिखी गई है, अब समझिए अमीश त्रिपाठी की यह पुस्तक है, इनके द्वारा इमॉर्टल द मेलुहा लिखी गई है, ये अमीश त्रिपाठी साहब हैं, इनको याद रखिएगा। शाहजहां के पुत्र का नाम क्या था, तो बहुत शक मत कर, जहां शाह और जफर, तो शाह है और जफर, तो शाह के बाद और आएगा, यानी और से औरंगजेब, यह उत्तर है। और यह मुगलों का फैमिली ट्री यहाँ पर लगा है, बहुत शक मत कर, जहां शाह और जफर से आपका एक नंबर हमेशा तैयार रहेगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो शहनाई बजा रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, भारत रत्न पाए हुए हैं, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल दोस्तों अनुच्छेद 67 में 5 वर्ष के लिए दिया गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति के बारे में बात की गई है। डिटेल में इनको मैंने चैनल की वीडियो में जो है 15 तारीख वाली एनालिसिस आप देखेंगे तो डिटेल में इस पर पढ़ाया गया है, आप उसको देख सकते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध किस राज्य से है, तो अल्लूरी सीताराम राजू की बात करें तो रामाप्पा विद्रोह के लिए, ब्रिटिश शासन के लिए जो है इन्होंने जो है विद्रोह किया था, यह याद रखिएगा। अल्लूरी सीताराम राजू, यहाँ से भी प्रश्न बार बार बन रहा है, तथा प्रमुख विद्रोह और उनके नेताओं के बारे में चर्चा यहाँ पर की गई है। समान सिविल संहिता, देखिए वही प्रश्न 44 अनुच्छेद 44 वाला रिपीट किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला। एक उर्वरक, एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत किस ब्रांड नाम से जाना का प्रयोग किया गया है, तो भारत ब्रांड। एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत जो है भारत ब्रांड नाम का इस्तेमाल किया गया है, भारत नाम से सारे जो है उर्वरकों को बेचा जाएगा, यह जो है केंद्र सरकार की एक पहल है। 2011 की जनगणना देखिए वही शहरी और ग्रामीण जनसंख्या, इस शहरी कितनी है 31% और जो है ग्रामीण कितनी है वो पूछा हुआ है। 377 मिलियन शहर में और 833 मिलियन जो है गांव में जनसंख्या रह रही है। केलुचरण महापात्र, देखिए प्रश्न रिपीट किया हुआ दोस्तों, ओडिसी नृत्य वाला। संविधान का स्रोत कि ब्रिटेन से क्या लिया गया था, तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है, विधि निर्माण लिया गया है, एकल नागरिकता ली गई है। जर्मनी से आपात, कनाडा से संघीय विशेषता, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन, आयरलैंड से डीपीएसपी और दक्षिण अफ्रीका से संशोधन और मौलिक अधिकार अमेरिका देता है, तो काम रूस दे देता है, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर सुरक्षित करेंगे। चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो चरकुला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है और सारे लोक नृत्यों को ऐसे ट्रिक पे यहाँ लगा दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी थी, तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है द ब्लू अम्ब्रेला, जो प्रश्न में पूछा हुआ है। ब्रिटिश क्राउन ने किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर अपनी संप्रभुता ग्रहण कर ली, अब समझिए होता क्या, थोड़ा सा यहाँ समय देंगे। 1857 की क्रांति होती है, अंग्रेजों को हमारे क्रांतिकारी धूल चटा देते हैं
और जब यह खबर पहुंचती है ब्रिटिश क्राउन के पास, तो उनको जब अपना सत्ता डगमगाती समझ में आती है, तो वह जो है कुछ सुविधाओं के साथ एक अधिनियम लाते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1858। और यह अधिनियम जो है लेकर के आते हैं तो कंपनी के शासन को समाप्त कर देते हैं और ब्रिटिश राज को का शासन यहाँ पर लागू हो जाता है। इसमें जो गवर्नर जनरल होता है वह वायसराय कहा जाने लगता है और रानी के जो है कुछ सेक्रेटरी यहाँ पर आकर काम करने लगते हैं। सुंदरवन की सीमा भारत के किस पड़ोसी देश से लगती है? यहाँ पर पड़ोसी होना चाहिए था, भारत के किस पड़ोसी देश से लगती है, यह याद रखेंगे। तो जो है बांग्लादेश से देखिए सुंदरवन की सीमा लग रही है। सुंदरवन की सीमा भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश तक फैला हुआ है, 60% हिस्सा है। और आप जानते हैं गर्म इधर जो है गंगा और इधर जो है ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के डेल्टा पर यह जो है सुंदरबन डेल्टा बना हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। और सुंदरी वन, मैंग्रोव वन, गरान वन, ज्वारी वन, कई दलदली वन, कई नाम से इसे जाना जाता है। 16 मई तक सफर आ चुका है दोस्तों, 16 मई 2023 के अब तक प्राप्त सभी प्रश्नों की महामैराथन। अब चलिए शुरू करते हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो कौन सी नदी, अब समझिए कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं मिलती है? मिलती, सी हो गया है, टी मिलती है। अब देखिए होता क्या है, तो जो बंगाल की खाड़ी में, मतलब जो अरब सागर में नहीं मिलेगी वही तो बंगाल की खाड़ी में जो है नहीं मिलेगी। तो अरब सागर में मिलने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, साबरमती, माही, पूर्णा। बंगाल की खाड़ी में कौन सी मिलती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। याद रखिएगा मैप पर। बस जनगणना वाला देखिए वही प्रश्न दोहरा दिया है बार बार। यहाँ जनगणना अधिनियम कब आता है? 1948 में पूछा हुआ है। जनगणना अधिनियम किस वर्ष आया था? 48 में। बाकी पहली वाली 72 और 10 की वाली 81 याद रखिएगा। असम का सुप्रसिद्ध मंदिर वही कामाख्या मंदिर जहां अंबुबाची त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी असम। अंबुबाची का त्योहार हर साल 51 शक्तिपीठों में सबसे पुराना शक्तिपीठ। और यह देखिए असम का इमेज। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में, सोमनाथ मंदिर गुजरात में, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। खेलो इंडिया यूथ गेम देखिए रिपीट किया है, ये वही जो दोबारा प्रश्न आया है, तो मैं इस पर दोबारा समय नहीं दूंगा, स्किप करता हूँ इसको। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? तो यह प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। और इसका फार्मूला भी मैंने दे रखा है, आप वीडियो रोक करके इसको भी देख सकते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? सिर्फ वही बात, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें परीक्षा में नंबर दिलवाऊंगा, यह हेलो शिक्षा कहता है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत फेमस नारा था और इसको भी इन्होंने कोट किया यहाँ पर, एमटीएस वालों ने यहाँ पर पूछा हुआ है। और आप जो समय दे रहे हैं यह समय दोस्तों आपको परीक्षा में नंबर दिलवाएगा। बाकी प्रमुख नारे यहाँ पर लगे हैं लूसेंट के, आप इनको चाहे अपनी बुक से चाहे यहाँ से पढ़ सकते हैं। चौरी चौरा कांड किस वर्ष होता है? तो वही घटना दोस्तों चौरी चौरा वाली एक चर्चा करूंगा कि रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट यानी काला कानून, और रॉलेट एक्ट के विरोध में कुछ सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी होती है और हमारे नेता यहाँ पर इकट्ठा होते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है जलियांवाला बाग में, और यहाँ पर जनरल डायर इन पर गोलियां चलवाता है। और इसी घटना का विरोध करने के लिए एक गांधी जी आंदोलन शुरू करते हैं, बहुत बड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। और यह आंदोलन चल ही रहा होता है कि गोरखपुर में कुछ आंदोलनकारी पुलिस वालों को पुलिस चौकी में चौरी चौरा स्थान पर 1922 में 4 फरवरी 1922 को पुलिस वालों के साथ भिड़ जाते हैं और उनको जो है फूंक देते हैं, पुलिस चौकी में जला देते हैं पुलिस वालों को, हमारे आंदोलनकारी। और यह घटना गांधी जी को काफी आहत करती है क्योंकि गांधी जी अहिंसा के प्रेमी थे, हिंसा के साथ कतई नहीं थे। तो उन्होंने जो है 1922 के बाद जो है असहयोग आंदोलन को वापस भी ले लिया, यह भी ध्यान रखेंगे। और गोरखपुर से संबंधित है, 1922 की घटना है। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन थे? अरविंद अडीग जो है, अरविंद अडीग जो है इनका उपन्यास है द व्हाइट टाइगर। पंडित रविशंकर, देखिए प्रश्न वही रिपीट किया है जो है सितार वादक पंडित रविशंकर। विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2022 किस देश में आयोजित हुए थे? इन विच कंट्री वेयर द वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2022 हेल्ड? तो जो है अमेरिका के ओरेगन में इसका आयोजन हुआ था। नीरज चोपड़ा जहां पर सिल्वर मेडल जीते थे, गोल्ड ये जो है ब्लैक वाले व्यक्ति ने जीता था। इनका नाम जरा आप कमेंट में लिखिए क्या है। आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन, वही विटामिन वाला प्रश्न दोबारा, रेटिनॉल आंखों के लिए सबसे बेस्ट विटामिन। खारची नृत्य किस राज्य से संबंधित है? खारची डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो खारची नृत्य दोस्तों त्रिपुरा का नृत्य है, इसको भी ध्यान रखेंगे। जो है ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, हरेली छत्तीसगढ़, खजुराहो मध्य प्रदेश, हरेला उत्तराखंड, माजुली असम, नुआखाई उड़ीसा, पुष्कर जम्मू कश्मीर, सरहुल झारखंड, हारनबिल नागालैंड। और एक खारची का दृश्य आपके सामने है त्रिपुरा वाला। संविधान का ये देखिए प्रश्न जो है मैंने फिर से वही रिपीट किया, बार बार वो प्रश्न पूछ रहा है।
वन हेल्थ योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की जाती है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, पशुपालन एंड डेयरी विभाग द्वारा वन हेल्थ योजना प्रारंभ की जाती है। टिस्को की स्थापना किस वर्ष होती है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, इसकी स्थापना जो है 1907 में होती है। 10 में बन करके प्लांट तैयार होता है, 11 में काम शुरू हो जाता है टाटा का। जमशेदपुर में इसका प्लांट स्थित है। और नदी की बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी। महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी जो है बौद्ध धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। यह प्रश्न में पूछा है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, देखिए यहाँ पर रिपीट किया हुआ प्रश्न है। लाला लाजपत राय किस संघ के सदस्य थे? तो आर्य समाज के सदस्य लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय को आप जानते हैं कि जो साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठियां चली और उन लाठियों से घायल होकर इनकी मृत्यु होती है और उन्होंने कई सारे आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक थे। पुरानी किताब पूछ रहा है। कालिदास का याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। हर्ष का जो है नवसाद चरित्रम, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। सुनहरे रेशे की फसल किस फसल को कहा जाता है? विच क्रॉप इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर? अब समझिए, जूट को दोस्तों गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट को सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। यह फसल बाढ़ के मैदान, जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। यह देखिए जूट की फसल है और यह सिर रेशा तैयार करके ऐसे बनाया जा रहा है। 17 मई तक सफर आ चुका है दोस्तों। लगभग आपका सफर समाप्ति की तरफ है। अभी तक आप बने रहे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और यह प्रश्न केवल प्रश्न ही नहीं है, अब मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके एग्जाम में एक एक आपकी असफलता, जान लीजिए कि आपकी असफलता को तोड़ने के लिए यह हथियार हैं और उसको तोड़ेंगे तो उसमें से सफलता ही निकल करके आएगी, क्योंकि यह प्रश्न आपकी सीधे परीक्षा में आने वाले हैं। कंचनजंगा, देखिए मैंने पूछा बताया था ना कि सिक्किम कंचनजंगा पूछा हुआ है। कंचनजंगा कौन से राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, कलेजा पर ट्रिक है। तो ऐसे काराकोरम, ल से लद्दाख, जे से जास्कर, पी से पीर पंजाल, ये आपके लद्दाख जम्मू कश्मीर की चोटी यहाँ पर है जो है। और ये कंचनजंगा पूछा है। गारो खासी जयंतिया मेघालय याद रखिएगा। राजस्थान की अरावली याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की आप जो है बिंद पर्वत याद रखिएगा। और पश्चिमी घाट और अन्नामुड़ी याद रखिएगा कर्नाटक वाली। और उसी तरह से ईस्टर्न घाट और उसी तरह से कार्डेमम पहाड़ियां केरल वाली याद रखिएगा। घनत्व बार बार वही पूछ रहा है। बिहार में सर्वाधिक है, अरुणाचल प्रदेश में 17 है और यूटी की बात करें तो दिल्ली में सर्वाधिक घनत्व है, अंडमान निकोबार में न्यूनतम घनत्व। घनत्व आप जानते हैं 1001 किलोमीटर स्क्वायर फुट में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को घनत्व कहते हैं। राष्ट्रकूट की स्थापना, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत व अफगानिस्तान, पाकिस्तान व अफगानिस्तान भारत के किस दिशा में है? भैया ये तो इजी प्रश्न, सबने कर लिया होगा इसको। ये देखिए ये वाला है, यहाँ पर आपका नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पर साउथ हो जाएगा, यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ और वेस्ट में ये वाला अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दिशा है। वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक कौन थे? तो पद्म भूषण सम्मानित एवं वन लाइफ नॉट इनफ के लेखक जो है के नटवर सिंह थे जो है, इनको याद रखिएगा। ये वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक है। इंडिया एट रिस्क जसवंत सिंह भी पूछा था सेकंड पाली में। डूरंड कप की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द डूरंड कप इस्टेब्लिश्ड? तो डूरंड कप 1988 में स्थापना हुई थी। और सुनील छेत्री का फोटो आप देख रहे होंगे क्योंकि 2022 का डूरंड कप बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता हुआ है, तो सुनील छेत्री ने ट्रॉफी लिया हुआ है। प्रमुख खेल और उनके ट्रॉफी यहाँ पर दिए हैं दोस्तों। वाकर कप जो है गोल्फ, फुटबॉल डूरंड कप, अमेरिकन कप नौका दौड़ से है, कोलंबो कप फुटबॉल का, टेनिस कप डेविस कप है, समझिएगा, है ना। इसी तरह से राइडर कप गोल्फ का है, सुधीरमन कप जो है बैडमिंटन का है। और ये भी बीच बीच में है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको याद रखना है। पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार संशोधन कौन से अधिनियम से आता है? तो 2005 में जो संशोधन होता है, 1956 के एक्ट में 2005 में संशोधन लाते हैं, तो महिलाओं यानी बच्चियों को भी अपने माँ बाप की संपत्ति में अधिकार मिलता है। वेदांतरण सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं? तो उन्हें जो है वेदांतरण सत्यनारायण शर्मा जो है कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश की है, इसके लिए जाने जाते हैं। इनका इमेज है, पूरा एक्स्ट्रा डेटा है। स्पेशल क्लास देखनी है तो 17 मई वाला देखिए, वहां पर आपको डिटेल में बताया गया है। किस आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी थी? तो मैंने वही जो आपको घटना बताया था कि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग होता है रॉलेट एक्ट के बाद, और जलियांवाला बाग के बाद जो असहयोग आंदोलन आता है, और असहयोग आंदोलन में मोतीलाल नेहरू, CR दास, सीरज गोपालाचारी, आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपना वकालत छोड़ दिया। लोगों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, अस्पताल में काम करना छोड़ दिया, अंग्रेजों के सारे तंत्र का विरोध किया। ये वही घटना थी 21 से 22 वाली।
कथक राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कथक राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के कितने मेडल जीते थे? तो 7 पदक जीते थे, 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा वाला, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। आपके सामने सारा इमेज यहाँ पर लगा है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 29 से 30 में संस्कृति एवं शिक्षा की बात की गई है। फिर से वही बात रिपीटेड वाली, मौलिक अधिकार का ट्रिक। इंजीनियर दिवस की किसकी याद में मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया की याद में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, 15 सितंबर, याद रखिएगा। 1875 का दक्कन विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र और पुणे सतारा जिले में किसानों का एक विद्रोह था। और क्यों विद्रोह था? कि किसान जो है ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध था और साहूकारों के विरुद्ध था। इन्होंने कर अनावश्यक रूप से बढ़ाया हुआ था। तो विद्रोह के नेता वासुदेव बलवंत फड़के ने इसका नेतृत्व किया था। अंत में विद्रोह सफल हुआ और जो है 1879 का अधिनियम भी आता है। कलिंग का पुराना नाम क्या था? तो ओडिशा को प्राचीन समय में कलिंग नाम से जाना जाता था और कलिंग का राजधानी जो है तोसली थी। कलिंग में 13वां शिलालेख आप जानते हैं, अशोक का धम्म चक्र, धम्म परिवर्तन, धम्म घोष, भेरी घोष आप अच्छे से जानते हैं। 17 मई में मैंने इसको बताया गया। वृक्षों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृक्षों के अध्ययन को दोस्तों वृक्ष विज्ञान कहा जाता है। पंचतंत्र के लेखक देखिए, रिपीटेड प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। भारत में जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? रिपीटेड प्रश्न वही दोबारा जो है आया हुआ है। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई राजा जय सिंह या सवाई प्रताप सिंह ने जो है जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। और यह मुगल और कह लीजिए कि राजपूत दोनों कला का मिश्रण है यहाँ पर। अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी? तो सुरबहार वादन से संबंधित थी अन्नपूर्णा देवी। नीति आयोग की देखिए रिपोर्ट 25% गरीबी वाला जो मैंने बताया था वही रिपीट किया हुआ यहाँ पर। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ जो है किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश का खजुराहो, मध्य प्रदेश का मंदिर भी है और मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य भी है और संस्कृति विभाग द्वारा यह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवपुत्र की उपाधि किसने धारण की थी? तो कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी दोस्तों। देवपुत्र या द्वितीय अशोक भी कनिष्क को कहा जाता है। कनिष्क कुषाण शासक कनिष्क, याद रखिए। 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो जो है स्वांते पाबो ने चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीता था। बाकी सारे नोबेल पुरस्कार विजेता आपके सामने हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। पूरा सेशन दोस्तों 18 वाली भी तैयार हो रही है, आपको शाम तक मिल जाएगी अपलोड होकर के। लेकिन पूरा सेशन और इसकी पूरी पीडीएफ इसे स्कैन करिए, यही टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर पूरी पीडीएफ मिलेगी। तथा वीडियो को अब तो लाइक कर दीजिए। इस लंबे सेशन में, इस लगभग जो है मान के चलिए कि एक अच्छे खासे सेशन में, एक क्वालिटी कंटेंट के सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धैर्य से अभी तक सुना। लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए तथा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी तरह किसी इंटरेस्टिंग कंटेंट में। और यह 33 शिफ्ट की वीडियो मुझे उम्मीद है आपके लिए रामबाण साबित होगी एग्जाम में। तब तक के लिए जय हिंद।